हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का आदित्य भैया, जो लाया है केमिस्ट्री का पार्ट 1। जी दोस्तों, तो एग्जाम गुरु चैनल पे मैं फिजिक्स ही नहीं, मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा अपने अंदाज में। वही जैसे फिजिक्स आपको अच्छे से समझ में आई है, वैसे ही केमिस्ट्री आप लोगों को पक्का अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। और देखो, साइंस क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड 2026 में आने में ज्यादा देर है नहीं, बिल्कुल भी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको पहले अभी क्या पढ़ाता था, मैं अभी आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स पढ़ा रहा था। यहाँ पे फिजिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री भी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री भी। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री भी। और देखते हैं आगे क्या क्या चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सस्पेंस बना रहेगा, चीजें आपको वैसी समझ में आएंगी। एंजॉय करना चैप्टर को, बहुत इजी वन शॉट वीडियो है, आपको पक्का धमाल मच जाएगा ये वाली चीज समझ के। सीबीएसई से इससे बाहर आ ही नहीं सकता। 2026 का जो पेपर है बोर्ड का, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चंस होंगे नहीं होंगे वो देखेंगे। अगर क्वेश्चंस हैं तो कितने किस तरीके के आएंगे, किस वैरायटीज में आते हैं क्वेश्चन सीबीएसई में, वो भी हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अभी क्या है, अभी हम किस पे फोकस करेंगे ज्यादातर, आपको कि ये चैप्टर जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से समझ में आए, चीजें बहुत जल्दी क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जा रही है यहाँ पे, वो आप देखना। ही बहुत प्यारे से नोट्स में आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप उसको देखिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो लिख भी रखा है 200% सीबीएसई। 100 की तो बात ही छोड़ो यार, 200% आएगा गारंटी से। बस फोकस करके जहां पे भी आप बैठे हो, खड़े होके पढ़ रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, बट पढ़ने का ट्राई कर रहे हो, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखने का ट्राई करिए। दिमाग एकदम स्टडी करके, एकदम स्टडी करके रखिए और ट्राई करिए कि चीजों को फोकस से हम पढ़ें, जिससे चीजें हमें जल्दी समझ में आएगी और मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो पहले पढ़ते केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या चीज है ये केमिकल रिएक्शन, हम पढ़ते हैं भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री किस पे बेस्ड है, रिएक्शंस पे बेस्ड है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको पता होंगी नहीं होंगी, लेकिन ये रिएक्शन क्या चीज होती है, तो पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन देखिए, when two or more substances react and chain to form new substance, this process is called chemical reaction। मतलब एक कोई सब्सटेंस है, दूसरा कोई सब्सटेंस है, जब हम उनको रिएक्ट करवाएंगे, जब उनके बीच में प्रोसेस करवाएंगे, तो क्या बनेगा, एक थर्ड सब्सटेंस बनेगा जो एकदम न्यू होगा उन दोनों से। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए, नहीं तो एक बार और ट्राई करते हैं समझने की। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब वन उसके साथ दूसरा, या और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंस में क्या कुछ भी हो सकता है, किसी भी मैटर, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है। जब वो आप रिएक्ट करवाओगे, जब आप क्या क्या करवाओगे, रिएक्ट करवाओगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो एक न्यू सब्सटेंस की टर्म्स में वो फॉर्म होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल, क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है भैया ने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन से क्या करवाओगे, रिएक्ट करवाओगे, मैंने क्या बताया, एक फॉर्म होगी आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरी होगी आपकी ऑक्सीजन। जब इसको आप और में मतलब प्लस करके कुछ और भी होगा, अगर इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे, उसको हम क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे हम, जब वो एक नई अमाउंट, जब उसको प्रोसेस करवाएंगे, उनके बीच में कुछ ऐसी तिगड़म बिठवाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको नई चीज देगा। वो है जैसे कि यहाँ पे क्या है, वाटर, जो आपको थर्ड चीज मिलेगी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को जो ये हुआ है कि हमने दो सब्सटेंस को मिलकर कुछ एक नया सब्सटेंस क्रिएट किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे करके और ज्यादा समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है भैया। भैया अब ये तो समझ में आ गया केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, आप केमिकल इक्वेशंस भी समझा दोगे आप थोड़ा। तो देखिए, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इज यूजिंग a chemical formulas and symbols instead of words, it is called chemical equation। फिर से देखो, when a chemical reaction is written using chemical formulas, मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है, हम फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखें, उसको क्या लिखें, रिटन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म्स में लिखें या सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, मतलब
इसकी जगह अगर हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करें या केमिकल फॉर्मूलाज की टर्म्स में लिखें या फिर सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर जो भैया ने बताया था, ये क्या चीज थी, ये आपकी थी केमिकल रिएक्शन। ये क्या था आपका केमिकल रिएक्शन। अभी भैया ने किस फॉर्म में लिखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल फॉर्म में है ना। लेकिन अगर हम उसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे H2 प्लस O2, जो रिएक्शन का साइन है उसके बाद क्या बना H2O, तो ये क्या किस फॉर्म में बना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को छोड़कर हमने इसमें क्या यूज किया, हमने सिंबल्स केमिकल फॉर्मूलाज का यूज किया है। जब उसको हम लाने लगते हैं चीजों में, जैसे यहाँ पे क्या ये वर्ड में लिखा है नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, लेकिन अगर हम इसकी जगह H2 लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे प्लस में O2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म से, ये केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में है। जब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, इसकी जगह हम इस फॉर्मेट में लिखने लग गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो किस फॉर्म में बन गई, वो बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, तो वेरी गुड। चलो ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज आ गई, केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ में आया, बढ़िया। अब केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब देखो भैया बोले जब दो सब्सटेंस मिलते हैं तो देखो मैंने क्या बताया कि एक ए प्लस हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करवा के करवा रहे हैं। जब ये इनके बीच में कुछ होगा, इनके बीच में कुछ होगा तो हमने प्लस का साइन बीच में लगा दिया, ठीक है। ये हमने रिएक्ट करवा दिया, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो क्या बनेगा, सी सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर इन दोनों के बीच में देखो ब्रैकेट्स में, देखो मैंने यहां पे भी लिख रखा है, ये ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा है, ये ब्रैकेट में मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा है, देखो इधर, अच्छा इसमें नहीं लिखा, आगे देखोगे कि इसके ऊपर भी कुछ लिखा होगा, तो वो क्या चीज होंगी वो धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे जी का मतलब क्या है, जी जी एल, भैया ये क्या चीज है, जी जी एल का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के बीच में हम बहुत सारी चीज फिल कर सकते हैं, एक्वस, ठीक है, पीपीटी आपकी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम इन टर्म्स में भी इनके हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये लिख दिया हमने एक्वस, ठीक है, प्लस में मान लो अभी एक बी है, इसके हमने लिख दिया पीपीटी, ठीक है, ऐसे करके कुछ बनाया तो वहां पे कुछ रिएक्ट करके सी बना, वो बना जी, ऐसे करके कुछ बन गया। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा होता है कि वो क्या चीज होती है, देखो ए क्यू का मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर, जो भी चीज वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है। पीपीटी का मतलब क्या होता है, पीपीटी का मतलब देखो पीपीटी में ये होता है प्रेसिपिटेट, इसमें जो एरो है वो नीचे के साइड होगा, डाउनवर्ड साइड होगा, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। एक एक्वस मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल हो, किसमें, वाटर में। एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, और जी का मतलब आपका क्या है, गैस है, ठीक है। ये क्या गैस हुआ आपका, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, तो आपको समझ में आ गई क्या चीजें हैं ये, ठीक है। अब इनको लिख लो जल्दी से। अब देखो आपको जल्दी से एक इसी का पूरा ओवरव्यू दे देता हूं मैं, क्या बोला भैया ने अभी। देखो भैया ने बताया, मान लो कि दो दो हैं, मान लो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखूंगा, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलकर आपके क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है, ये बनाया। अब देखो इस फॉर्मेट में बोलते हैं ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। क्यों भैया, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो सब्सटेंस को मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। अगर इसको मैं H2 प्लस में O2 प्लस में H2O की फॉर्मेट में लिख दूं, इस फॉर्मेट में लिख दिया कि नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट में मान लो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, गैस, ये क्या लगाया, गैस, ये बना क्या, एल मतलब लिक्विड, तो ये क्या बन गया आपकी, जो ये मैंने यहाँ पे चीजें लिखवाई हैं। इतनी सी बात आपको समझाई, ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ये टोटली केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स या फॉर्मुलास के फॉर्म में वही होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉपी करो इसे। कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आपको सीखने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें देखो पता होनी चाहिए, घबराना मत,
बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको आगे भी जाके पता लगेंगी, लेकिन क्या है अभी कुछ कुछ चीजों को देखो आप रट्टा करना ही पड़ेगा, आपको क्रैम करनी ही पड़ जाएगा। वो क्या है, देखो ये चीजें हैं, उसको मैं याद दिला दूं, आपने 9th क्लास में सीखी होंगी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ चीजें अभी भी सीख रहे हो आप। वो क्या अगर नहीं याद तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। कॉमन कैटायंस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके, जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ कॉमन कैटायंस, जो कौन से होंगे, पॉजिटिव कैटायंस, पॉजिटिव आयंस। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक, ये हो गया आपके मेटालिक, ये हो गया आपके नॉन मेटालिक। ठीक है, जैसे क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, और ये क्या हो गया, फॉस्फाइड। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए नॉन मेटालिक, इसको बोलते हैं नेगेटिव आयंस। ठीक है, जैसे कि कॉमन आयंस, देखो ये हो गए आपके कॉमन कटायंस, ये हो गए कॉमन अनायंस। ठीक है, अनायंस नेगेटिव, कटायंस पॉजिटिव। ठीक है, नॉन मेटालिक वो हो गए मेटालिक आपके। कॉमन पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट सॉरी, नाइट्राइट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिटेट कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, डाइक्रोमाइट, क्रोमेट, फॉस्फेट, अमोनियम। अब इनको क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। इनको मैं कहूंगा कि आप ये आगे के पहले इतने ये तो सारा याद कर लो, इसमें भी आप ये सारे याद कर लो, इसमें कुछ ये वाले, मतलब ये वाले, ये वाला और कुछ कुछ है ये अभी के लिए आप अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। ये कुछ हैं 3-4, उनको आप छोड़ने का ट्राई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाकी आपको करना है याद। क्यों भैया, क्योंकि इनसे ही आप पता कर पाओगे कि हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हम सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जल्दी से कैसे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो मैंने एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा है, इसी के लिए कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। ठीक है, अब ये इनका यूज कहाँ है भैया, देखो मैं आपको यूज बताता हूं, इनका यूज कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हम यूज करेंगे इनको कहां पे, देखो मान लो ये मैंने लिखा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको हमने केमिकल, देखो हमने देखा था अभी, हमने किस फॉर्मेट में देखते हैं, हम इसको इस फॉर्मेट में देख रहे हैं अभी, इस वाले फॉर्मेट में देख रहे हैं। अब इसको इस वाले फॉर्मेट में तो कन्वर्ट करेंगे ना, इस वाले फॉर्मेट में, तो कैसे करेंगे हम, वो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका देखो तरीका क्या है। एल्यूमिनियम देखो पहले, उसमें एल्यूमिनियम है कहीं, एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, हाँ ये रहा भैया एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को तो आप लिख दो ऐसे Al3+। ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्लोराइड को देख लेते हैं, अब क्लोराइड को देखेंगे। ठीक है, क्लोराइड को देखेंगे, इसमें देख लो, ये तो लिख दिया Cl-। ठीक है, इतना लिख दिया। अब प्लस माइनस को हटा दो प्लस माइनस को अगर हटा दिया आपने, हट नहीं रहा ये तो, हटेगा भैया, ये देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया। कलर अच्छा सा ले रखा था अपन ने, -1 Cl, देखो ये हो गया आपका Cl-1, ये होगा आपका, कहां गया, कहां गया बताओ, एल्यूमिनियम, ये रहा Al3+। इसमें से हमने माइनस और प्लस को अगर मान लो नहीं भी हटाओगे तब भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जिसके नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो अगर मैंने हटाई दिया, ये लो Cl कितना हो गया, -1 हो गया, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, Al, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या बन गया, Al पे कुछ नहीं, Cl3। तो ये क्या बनेगा आपका, अमोनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये वाली बात क्लियर हो गई। ऐसी लेड नाइट्रेट का देख लेते हैं, ये वाली चीज आपको क्लियर है कि नहीं, फिर से बताता हूं। एल्यूमिनियम का है, देखो इस वाली लाइन में देखो एल्यूमिनियम ये रहा हमारा, इसमें कैसे लिखता है, लिखा जाता है, ये लिखा जाता है Al3+, लिख लिया, बहुत बढ़िया। इधर देखो क्लोराइड कहां है, ये रहा भैया क्लोराइड, क्लोराइड को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। माइनस प्लस हटाओ, भाड़ में जाए माइनस प्लस, अभी माइनस प्लस हटा दिया, इस वाले फॉर्मेट में लिख दिया। 3 को Cl के नीचे कर दो, Cl में जो 1 है ऊपर उसको इसके नीचे कर दो, तो इसके नीचे चाहे 1 कर दो, तो ये थोड़ा बेहुदा सा लगता है, मतलब Al1Cl3, तो क्या हो गया ये, तो क्या हो गया ये, ऐसा थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे AlCl3। तो ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात आपको क्लियर है, चमका के नहीं चमका ये बताओ, चमका ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं काम करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, जैसे मान लो Al3 प्लस Cl-1, इसको हमने ऐसे लिखा। अब क्या किया, Al1 Cl3, ये हो गया। ठीक है, ये लिख दिया ऐसे। ठीक है, जल्दी बना लो पहले इसको। इसका क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया दोस्तों, चलो वेरी गुड। अब दूसरा भी तो देखना है ना यार, दूसरा भी देखते हैं। चलो दूसरा है लेड नाइट्रेट। लेड देख लो, लेड का यहाँ पे लेड है भी, ये रहा। लेड कितने, Pb2, Pb2 प्लस, ये है Pb2 प्लस। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट देख लो इसमें है, नहीं होगा। नाइट्रेट देख लो इसमें है, नाइट्रेट, नाइट्रेट ये रहा NO3-1। ठीक है, अब देख लो फिर वही वाली बात, मैं यहां पे क्या करूंगा, Pb2 NO3-1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, Pb में क्या आगे नीचे कुछ नहीं, ये NO3 टोटल क्या आगे लगेगा, ये ऐसे करके, ये NO3 के पीछे ही लगेगा हमेशा। तो क्या हो गया, PbNO3 2, तो ये क्या बन गया आपका, लेड नाइट्रेट। क्लियर है कि नहीं, पक्का, लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो इसे। हमने क्या किया, Pb2 प्लस ले लिया। ठीक है, Pb2 प्लस कहां है, ये हमारा लेड नाइट्रेट, Pb2 प्लस लिया, ये रहा। फिर क्या लिया, नाइट्रेट, 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 NO3-1, क्या किया, प्लस माइनस का साइन हटा दिया, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्या कर दिया, आंसर ले लिया भैया। क्लियर है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, आ जाओ जल्दी जल्दी से। ये याद कर लेना, लेकिन ना आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इनको थोड़ा याद करोगे चीजें, मजा आएगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब लाते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतनी सारी वीडियो देख ली, इतने सारे टीचरों से पढ़ लिया, यूट्यूब देख लिया, घर वाले टीचर से पढ़ लिया, होम ट्यूशन पढ़ ली, बाहर जाके ट्यूशन पढ़ लिया, पढ़ले नहीं पढ़ रहा है भैया, पढ़ले बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है। तो देखो, बहुत इसी तरीके से 3 स्टेप याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 3 स्टेप छोड़ो यार, एक भी स्टेप नहीं है, बस बस क्या है, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, बस इतनी सी बात है। बहुत इजी है। केमिकल को बैलेंस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, है ना, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा लगता है बच्चों का डर, जिसमें लगता है सबसे ज्यादा डर, तो देख लेते हैं क्या होता है बैलेंसिंग में, है ना। पहले बताओ, कलर चमक रहा है, नहीं चमकेगा ये वाला, कलर थोड़े सतरंगी लाना पड़ेगा, ये वाला कलर चमक रहा है, चलो देखते हैं एक बार। ये वाला फिर भी चमक रहा है, चलो देखो, और प्यारा सा कोई कलर है जो चमकेगा ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही ना चमके यार। चलो ये देख लेते हैं ना, हाँ चलो देख लो, येलो ही देख लेते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती, क्या है, हम उसको क्यों करते हैं, बैलेंस, बैलेंस करना क्यों जरूरी है देख लेते हैं पहले। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। 9th से पढ़ते आ रहे हैं भैया, LHS को यार RHS के इक्वल कर करके परेशान है, बट यार करना तो पड़ेगा, सीबीएसई में मार्क्स लाने हैं तो करना तो पड़ेगा यार, चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे भी रूल हर जगह सेम है। LHS के जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, इस एलिमेंट की कुछ नंबर ऑफ एटम्स है, इस एलिमेंट के कुछ नंबर ऑफ एटम्स है, इसके क्या करना है, आपको बराबर करना है। मतलब इस साइड जो हो गया, तो इस साइड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका LHS, क्यों LHS, ये हो गया आपका RHS। ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्या इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, इन विच द नंबर ऑफ एटम्स
इन ईच एलिमेंट, ये एक एलिमेंट शो करता है, ये एक एलिमेंट शो करता है, ये भी एक एलिमेंट शो करता है, ये भी एक एलिमेंट शो करता है। तो क्या है, इन एलिमेंट्स के जो एटम है, जो छोटे छोटे नंबर लिख रखे हैं जी, वो क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो हम इसको देखेंगे भैया, ये क्या है, देखो अभी क्या, ये अनबैलेंसिंग फॉर्म में है, ठीक है, अभी क्या, ये अनबैलेंसिंग फॉर्म में है। तो देखो ये मैंने क्या लिख रखा है, ये देखो यहाँ पे इस ए के पास इस एक एलिमेंट, मैंने बताया ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये ए के पास दो एटम है, बी के पास दो एटम है, ए बी के पास एक भी एटम नहीं है। अब इसी के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, एलएचएस के जो एटम्स है वो आरएचएस के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे तो 4 एटम हो गए, यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे 0 एटम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से कर देंगे। 2 ए के पास हो गया और ये बी के पास भी हो गया। इतनी सी बात क्लियर है आपको, ये बैलेंस हो गई, ये आपका बैलेंस हो गया। कैसे, 2 एटम ए के पास थे, 2 एटम बी के पास थे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक भी एटम नहीं है। तो मैं अगर आगे 2 लगा दूंगा इसके, तो 2 एटम ए के पास हो जाएंगे, 2 एटम बी के पास हो जाएंगे। तो क्या हो गया, आपकी बैलेंस हो गई। 2a 2b, ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2ab। तो क्या है, ए के पास भी 2 एटम है, बी के पास भी 2 एटम है, ये आगे लगाने से 2 ए के पास भी हो जाएगा और बी के पास भी हो जाएगा। इसके पास कितने थे, ए के पास 2, यहां पे 2, यहां बी के पास 2, बी के पास 2। तो क्या हो गए आपके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस बैलेंसिंग इसी कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग करते क्यों है, लेकिन बैलेंसिंग करते हैं क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड्स हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ये 2026 में भी आ सकता है, चांसेस हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि वाई बैलेंसिंग की जरूरत क्यों है हमें। बैलेंसिंग की जरूरत इसी के लिए है क्योंकि हम इसमें फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन आरएचएस, राइट हैंड साइड में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो फिर इससे फिर मेन डेफिनेशन हमारी क्या बनी, अ केमिकल इक्वेशन दैट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मेन डेफिनेशन हमारी क्या बनी, a chemical equation that follows the laws of conservation of mass having equal number of atoms of each element on both the side, it is called balanced chemical equation। ये पूछते नहीं है, मेन इसमें ये है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बट आपको बता दिया। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, 2026 में ये वाला क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, लिख लो चलो जल्दी से, फिर हम देखते हैं। लिख लिया, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा कंचा वापस आ गया दोस्तों, हमारा कंचा फिर से वापस आ गया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिजिक्स में उसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी थी, बाकी क्वेश्चन तो मेरे थे। केमिस्ट्री में देखते हैं कि इसको कितने डाउट्स होंगे। हम ट्राई करेंगे कंचा हमारे साथ बना रहे, क्योंकि वो थोड़ा मजा भी दिलवाता है, ठीक है। कंचे के थोड़ी चश्मे वश्मे लगा देते हैं, क्योंकि उसको पसंद है ना ये आ आ आ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं, देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो आपको बैलेंसिंग करने के लिए बताऊंगा, उसमें क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल, ओ और एच। सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी इसको ही देंगे, हम इसको देंगे सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी। किस चीज में भैया, हम हाई प्रायोरिटी देंगे, पहले हम इसको बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। हम क्या काम करेंगे, हम पहले क्या काम करेंगे, इसको बैलेंस करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब सब किसको, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट नंबर पे इसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, सेकंड नंबर पे हम इसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, थर्ड नंबर पे हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम इसको बैलेंस करेंगे। अब भैया है क्या, लेकिन ये कैसे करना कैसे है, चलो आप देखो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो मेटल्स को सबसे पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन एलएचएस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड में। तो क्या है, यहां पे हम देख लेंगे पहले कि कौन सी चीजें प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O।
दिख रहा है कि नहीं, पहले आप ये बताओ मुझे, बताना जरा देख के, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, ये मैं इधर बना देता हूं ना, प्लस में H2O, ठीक है। देखो यहाँ पे मेटल्स देखो, सबसे पहले कौन से मेटल है, पहले देखो मेटल कौन से हैं यहाँ पे, Al है, Al है, हाँ भैया है, Al है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और क्या हो सकता है, H नहीं, S से नीचे है Cl, Al देख लिए, Al है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं, जब मिली गया तो पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एटम कितने Al के, 2 है, यहाँ पे कितने 1 है, तो क्या मैं पहले ही आगे 2 लगा दूं इसके, Al बैलेंस हो गया, Al 2 था, Al यहाँ पे कितने, Al भी यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस हो गया भैया। अब इसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। O3 देख लेते हैं, O3 बाद में देख लेंगे, H भी बाद में देख लेंगे, अब Cl रह गया। Cl किस में आता है, इसमें आता है नॉन मेटल में। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 2, और Cl देखो ये देखा जाए तो ऐसे लिखा है 2AlCl3, इसका मतलब ये क्या है कि Cl कितने हो गए, Cl ऐसे हैं, तो कितने हो गए Cl, कितने हो गए 6 हो गए। तो एक तरीका है, ये समझने का तरीका है, तो कितने हो गए यहाँ पे 6, तो कितने ये 6 हैं, यहाँ पे कितने हैं Cl1, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख दूंगा 6Cl हो गए, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी, तो मतलब Cl भी हमारा बैलेंस आउट हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 1, वो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे O भी, O हमारे ऑक्सीजन, पहले हमने Al को किया, फिर हमने कर दिया Cl को कर दिया, ठीक है, Al को कर दिया बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर Cl को कर दिया 6, यहाँ पे भी 6 है। अब क्या कर देंगे हम, ऑक्सीजन को भी कर दिया 3, यहाँ पे भी 3, अब Cl रह गया। Cl अपने आप ही बैलेंस है, देखो कैसे, 3, ये देखो 3H2 ये लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके क्या H2 H2 H2, तो कितने हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए आपके 6, ठीक है, 6 हो गए हाइड्रोजन। तो कितने हैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, तो ये आपकी बैलेंस हो गई, बस ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा Al2O3 प्लस 6HCl रिएक्ट करेगा 2AlCl3 प्लस 3H2O, तो आपका बनेगा ये बैलेंसिंग इक्वेशन। इतनी सी बात क्लियर हुई आपको, था कि नहीं इजी, बताओ इजी था या नहीं था, बताओ। हमने क्या कहा, पहले हमने मेटल को जितने थे पहले मेटल देख लिया, हमने मेटल को पहले बैलेंस आउट कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया हमने Cl को बैलेंस आउट कर दिया, उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस आउट कर दिया, उसको हाइड्रोजन को कर दिया। इतनी सी बात क्लियर है आपको, पक्का। अब एक कॉन्सेप्ट ये, जैसे मान लो ये लिखा था इसमें, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर कुछ भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये ऐसे करके छोड़ो यार, एग्जाम्पल तुम बोल लोगे भैया को आती नहीं है यार, बड़े खतरनाक लोग हो तुम लोग। अब मान लो ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो 2A2, अब इसमें से देखा जाए तो क्या है, A2 को 2 बार लिखा गया है, तो देखा जाए कितने के 4A हो गए, मतलब 4 बार एक एटम हो गए, 4 एटम हो गए किसके, A के। अब मान लो 2B भी तो लिखा था, तो 2B मतलब 2 हो गए B के एटम, इसका मतलब ये है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये वाली चीज बच्चों को नहीं आती समझ, इसी के लिए मैं बता रहा हूं। इसका मतलब हो गया 4 एटम ऑफ A, इसका मतलब 2 एटम ऑफ B, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। अब आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं BaCl2 की, BaCl2 का देख लेते हैं, चलो BaCl2, अरे भैया 2 प्लस में Al2SO4 3, ठीक है। और ये क्या है, रिएक्शन करता हुआ दिख गया, BaSO4 प्लस AlCl3, ये है, इतनी सी इक्वेशन थी ना, इतनी सी इक्वेशन। अब देख लेते हैं पहले BA किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो BA, ये वाला हटा देते हैं ना, अभी BA इसमें आ गया, तो पहले BA भी आ रहा है Al भी आ रहा है, देखो देखोगे ना, BA भी आ रहा है Al भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले किसको करें, कोई भी कर लो यार, देखो सबसे पहले हम BA को कर लेते हैं क्योंकि वो पहले ही है, तो ठीक है पहले हम BA को कर लेते हैं। BA यहाँ पे कितना है 1, और कहीं है BA नहीं, BA यहाँ पे कितना है 1, अरे बंदाज ये तो बहुत तगड़ा इंसान है भाई, वेरी, पहले इसने क्या कर दिया, तो पहले से ही क्या है बैलेंस हो रखा है। अब बात करते हैं Al की, है ना, क्योंकि BA के बाद Cl2 देखते हैं, तो Cl यहाँ पे आता है, लेकिन नहीं,
क्योंकि मेटल ही देखना है सबसे पहले। बी ए जब हमने देख लिया तो एक और देखेंगे एल। एल है यहाँ पे, बिल्कुल है। यहाँ पे एल कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने एल, 2। यहाँ पे कितना है, 1। तो हम क्या इसके आके 2 लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, है ना। यहाँ पे लगा दिया हमने, 2 लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया हमने, 2 लगा दिए। इतनी सी बात आपको क्लियर है कि नहीं, बताओ। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। यहाँ पे लगा दिया हमने 2। ठीक है, तो ये भी हमारा बैलेंस आउट हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं Cl2 की। Cl2 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नॉन मेटल है। यहाँ पे कितने Cl2, 2। यहाँ पे कितने हैं, 6 हो गए। देखो आप देखा जाए तो कितने हो गए, 6 हो गए। क्यों, क्योंकि भैया ने लिखा है 2AlCl3। Al तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2 इसके साथ भी तो है, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Cl3 कितने हो गए ये आपके क्लोराइड, कितने हो गए, कितने हो गए, ये हो गए आपके 6। तुम कैसे लिखेंगे इसको, ये 6 हो गए। तो क्या ये 6 है, यहां पे कितना दे रखा है क्लोरीन, यहां पे दे रखा है आपका 2, तो यहां पे हम 3 लगा देंगे। अगर 3 लगा दिया, 3 लगाने से क्या हो गया आपका क्लोरीन, तो ये Cl3 तो बैलेंस हो गया, Cl2 तो बैलेंस हो गया। अब आपका Cl3, 2Cl3 और ये आपके 3Cl2, ये कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, ये भी 6 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे Ba चेंज हो गया आपका। तो Ba को हम क्या करेंगे, हम फिर से हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर से मेटल से। मेटल में हम देखेंगे पहले Ba को। यहाँ पे कितने हो गए, 3Ba हो गए। यहाँ पे कितना हो गया, 1 था, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे आगे। तो ये 3Ba कंप्लीट, ये 3Ba कंप्लीट। अब हम काम करते हैं, किसको देखेंगे, फिर से इसी में देखना है। Ba कंप्लीट के बाद हम क्या देखते थे, मेटल का, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देख लेंगे। एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे कितना है, 2। ये भी कंप्लीट है, बहुत सुंदर। Cl2 6, Cl2 6, बहुत बढ़िया। अब क्या देखेंगे, अब S भी तो है यहाँ पे, S भी तो है यहाँ पे कितने हैं S, 3। यहाँ पे कितने हैं S, 3। ये भी बढ़िया है, बैलेंस हो रखा है। देखो ना, SO4 3। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इसका मतलब S 3 ही है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या देखेंगे, जब ये आपका बैलेंस है, तो यहां पे क्या है, यहां पे भी क्या है, 3 बैलेंस है पहले। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 12। ठीक है, यहाँ पे क्यों, O4 के 3 है, ऐसे 3 है, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12 एटम हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हैं, 3SO4 के साथ भी तो ये आगे तो सबके साथ है, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। हो गया कि नहीं, देख लो, हर एक एटम बैलेंस हो गया होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, पक्का। लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाला तो चलो आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, इजी है। ये वाला देख लो, इसमें क्या है, इसमें बता रखा है PbNO3 2 जो रिएक्ट कर रहा है PbO से प्लस में NO2 प्लस में O2। ये है, इतनी सी चीज है। अब पहले देख लेते हैं पीबी। पीबी है क्या, देखो यहाँ पे पीबी 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 पीबी, हाँ भैया पीबी है, पीबी है, पीबी है। तो पहले पीबी को देख लें, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। अरे बहुत बढ़िया। अब क्या देखेंगे हम, नाइट्रोजन देख ले, यहाँ पे कितना है एन, एन कितना है, सॉरी एन, देखो एन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 1। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया आगे। जब 2 यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बहुत बढ़िया। अब किसको देखेंगे हम, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। अब देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 और 2 6। यहाँ पे कितने हो गए, ये देखो, ये 2O2 लिखा है ना, इसका मतलब 4, और ये पहले से एक O2 है, तो ये कितने हो गए आपके 6 हो गए। तो मतलब कहने का मतलब ये था, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो हमारे 6 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितने 7 हैं। बाकी सब चीज बैलेंस है कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूं, 2 लगा के देखते हैं चलो। क्योंकि अब 2, अब पहले जब मैंने इसके आगे कुछ लगा, ये सिंगल एक वो है, एक सिंगल इक्वेशन है, तो क्या यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 1 के अलावा 2 ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे 2 लगाएगा, तो यहाँ पे पीबी के आगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही। जब यहाँ पे 2 आ गया, तो ये तो बैलेंस हो गया।
ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है आपका। अब ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 12, ये 3 2 6, 6 2 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ये हो गया ऑक्सीजन आपके 12 हो गए। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, कितना हो गया 2 ऑक्सीजन ये प्लस 4 ऑक्सीजन ये प्लस 2 ऑक्सीजन ये, तो कितने हो गए ये आपके 8 हो गए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सोच के देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, और सोचो, यहां पे तो हो गए 12 अब हमारे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, ये देखा जाए तो कितने हो गए नाइट्रोजन, कितने हो गए नाइट्रोजन 2 हो गए ना, इसके साथ ये और ये भी तो है इसके साथ, तो कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, यहाँ पे आ गए 4, सॉरी नाइट्रोजन में हमारे देखो, ये नाइट्रोजन इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये नाइट्रोजन 2 और 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन, तो कितने होगा 8 हो गया ये 8 ये। अब नाइट्रोजन बैलेंस है हमारा, अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में देखो कितने हैं, ये वाला ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऐसा नहीं ओ लिखते हैं ना, उससे समझ में आएगा। 2 ऑक्सीजन यहां से ले लिए, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन ये हो गए, प्लस में 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो कितने हो गए आपके 12 हो गए। तो ये आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई, ये आपके बैलेंस हो गए, ये और ये आपके बैलेंस हो गए। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2PbO4NO2 और O2 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी केमिकल इक्वेशन थी, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन थी। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं, बताइए, पक्का, बहुत बढ़िया, अगर आ गई तो। ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, करना है इसका, ट्राई करना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये भी आप खुद ही कर लोगे। इसमें क्या था, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बताया आपको, नेम एंड स्टेट द लॉ ऑफ सजेस्ट that suggested the balancing of chemical equation, balance the following chemical equation। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं और रिसेंट में भी आ रखा है, तो इसको आप प्लीज प्लीज ट्राई करना, कोशिश करना, बैलेंस करने की कोशिश करना, बिल्कुल हो जाएगा ये भी आपका। आपको सब रीजन पता है ये वाला क्वेश्चन देने का, इसका ये मतलब था, मैंने आपको जितना पढ़ाया है उससे आपका ये टेस्ट हो जाएगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आई हैं, कितनी चीज समझ में आई है। बहुत ईजी है, 2 मैंने आपको होमवर्क दे दिए, 3 मैंने आपको बता रखे हैं, तो ट्राई करना, उसको समझ जाओ, ठीक है। नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं जल्दी से जल्दी टाइप्स ऑफ केमिकल, किसकी, रिएक्शंस की। अब वो क्या होती है भैया, कितने टाइप्स की होती हैं वो भी हम देखेंगे, ये चैप्टर हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अभी तक जितना भी पढ़ाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं लव स्टोरी ऑफ एलिमेंट। इनकी क्या है लव स्टोरी ऐसी, ये ए था, एक एलिमेंट होगा, ये बी एलिमेंट होगा, ये आपस में जब इनके बीच में इतना प्यार है, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट के बीच में बहुत प्यार था, मान लो आपके और आपके दोस्त के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, तो वो एक साथ हो जाएंगे, वो एकजुट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे एकजुट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म करते हैं एलिमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक खुद हो आप, एक आपको कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कहीं पर मान लो लड़ाई हो रही है, खूब अच्छी खासी लड़ाई हो रही है, तो अगर मान लो दोनों की पावर मिल जाए तो एक कितना खतरनाक इंसान हो जाएगा, या एक वो आप जब आप कंबाइन हो जाओगे तो कितनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी आपके पास, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, ए के पास एक पावर है, बी के पास एक पावर है, जब उनको हम कंबाइन कर दोगे तो सी बनेगा आपको गोल्डन, एकदम जबरदस्त पावरफुल, एकदम न्यू, नया डीएनए होगा, नई सब चीज होगी, बहुत मजा आएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब जैसे क्या है कि ए बी जब हम उनको रिएक्ट करवाएंगे तो एक सिंगल एलिमेंट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल एलिमेंट फॉर्म होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो ए और बी है, यहाँ पे देखो प्यार का वो बता रखा है, देखो एग्जांपल, ए और बी आपस में प्यार करते हैं, तो ए बी कंबाइन हो गए, तो क्या आपकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। एक आप हो, एक आपकी कोई पसंदीदा दोस्त है, या लड़की या लड़का है, उनके बीच में क्या है, अगर आप दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो क्या होता है, आप एकजुट हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा क्या करोगे, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, हर चीज लाइफ में, हर चीज को भी आप पार कर सकते हो। तो क्या हो गया, ये आपका ए प्लस बी आपको सिंगल चीज देती है, देता है। इतनी सी बात आपको क्लियर है। ये आप दोनों को, जब आप दोनों, आपको, अब एक और एग्जांपल मान लो कि आप हो सिंगल कहीं हो, लेकिन आपके साथ कोई याद आता है, तो आपका दिल कैसा हो जाता है, एकदम पिंकिश हो जाता है दिल, एकदम कैसा हो जाता है, एकदम खिला खिला सा हो जाता है ना, एकदम पिंकिश दिल, ऐसे करके देखो, ये पिंक कलर में है लेकिन, ठीक है। अब आया समझ में। एक हो आप, आपको जो आप चाहते हो, जिसका आप साथ, जिसके साथ रहना,
तो अगर वो मिल जाए तो आपका दिल कैसा हो जाएगा, एकदम पिंकिश हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये तो हो गया चलो ऐसे प्रैक्टिकल वे में, ये भी प्रैक्टिकल वे में, लेकिन पढ़ाई के वे में कैसे हो जाएगा, देखो Na जब आपको Cl के साथ मिल जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, हे लेट्स स्टिक टुगेदर फॉरएवर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका बन गया, ऐसे ही हो गया आपका वाटर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इससे आया समझ, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। देखो A प्लस बी सी प्लस डी मान लो, अभी तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये हो गया आपका, लेकिन एक मैंने जनरल फॉर्म में बताया, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट जो इनसे मिलके बना है। ठीक है, तो जब भी दो या उससे भी ज्यादा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाले क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या प्रोडक्ट में क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बनाया आपका, वो क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी है आप लोगों के पास, जो आपने एनसीईआरटी की बुक में देखी भी होगी, बहुत ईजी है, चीजें समझ में आती नहीं होंगी उधर से, तो मैं आपको एक्टिविटी बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही आती है, इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या करना है आपको, बंडल लेना है, टंग से आपको रिबन, क्या है रिबन होगी, मैग्नीशियम रिबन होगी, उसको पकड़ना है, उसको आपको फ्लेम के पास जाके उसको बर्न करना है। सिर्फ एक रिबन है, मान लो कि एक रिबन है, ये मेरे पास एक आग जल रखी है, बर्नर है, उस आग के पास रिबन को जाके क्या करना है, हमें बर्न करना है ना, बस बर्न करना है हमें। रिबन है आपकी, ये देखो, ये आप रिबन देख रहे होगे, ये रिबन है, इसको एक बर्नर के थ्रू जाके हम क्या कर रहे हैं, इसको बर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या पता चलेगा उससे, मैग्नीशियम रिबन जब आप फ्लेम के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, ब्राइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। जब वो बर्नर उस रिबन को बर्न करने लग जाएगा तो आपको ब्राइट लाइट दिखने लगेगी, एकदम चमकेगी, जैसे बोलता हूं ना मैं चमका, तो वैसे ही आपको बहुत एक ब्राइट लाइट दिखेगी, बहुत ज्यादा व्हाइट ब्राइट लाइट। ठीक है, वो आपको दिखेगी। और क्या करेगा अपने साथ, जब वो बर्न हो गया, जब वो राख रह जाएगा, तो वो क्या होगा, लीफ व्हाइट पाउडर, वो क्या होगा, जब वो बर्न करके जब वो राख रह जाएगी तो वो कौन सा पाउडर होगा, वो व्हाइट पाउडर होगा, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, ये था, सिर्फ आपको ऑक्सीजन की टर्म्स में देखो हमें समझना है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को एयर उसके आसपास प्रेजेंट होगी, जब आप नॉर्मली अगर रिबन को अगर जलाओगे तो उसके आसपास में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक व्हाइट पाउडर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक व्हाइट पाउडर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके साथ क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो ये ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर है। और साइड बाय साइड आपको ये समझना है कि कौन सा टाइप का है, ये आपका कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, क्यों, क्योंकि भैया आप दो चीज को, मैग्नीशियम रिबन को, ऑक्सीजन को, इन दोनों को कंबाइन करके आप व्हाइट पाउडर फॉर्म कर रहे हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर है जो आप छोड़ दोगे, वो क्या होगा, और कॉम्बिनेशन हो गया, दो को आपने कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक व्हाइट पाउडर जनरेट कर लिया है आपने। ठीक है, तो इसी के लिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और इसमें क्या हुआ है, साइड बाय साइड देखो, धुआं निकलेगा, धुआं निकला मतलब किसी रिएक्शन से अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, धुआं किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो जब एनर्जी रिलीज होती है, मान लो चाटा मारते हो आप किसी को, तो उस टाइम पे अपनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, एनर्जी रिलीज हुई है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। वो एक्सोथर्मिक हो गया, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि जब भी आप व्हाइट रिबन को बर्न करते हो तो किसकी रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में, तब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक केमिकल व्हाइट पाउडर मिलता है विद रिस्पेक्ट टू हीट। हीट हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि आपके दो एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ये। और इसका सेफ्टी मेजर क्या आपको याद रखना है, कि आपको क्या रखना है, गॉगल्स को पहने रखना है ब्लैक कलर की, क्योंकि इसकी व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था, बर्नर में रिबन को हमने जलाया तो देखो हीट, यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज हुई होगी, तो ये हो गया। इससे पता लगा जब हीट रिलीज होती है तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन क्यों, ये आपकी रिबन के साथ प्लस में O2 भी तो होगा, तो इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, देखो ये दिख रहा है व्हाइट पाउडर करके, देखो ये व्हाइट पाउडर, ये क्या हो गया आपका व्हाइट पाउडर है।
ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। ये व्हाइट पाउडर ये नीचे देखो ये स्टोर हो गया, ये क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, लिख लो जल्दी से। और मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से ना। आगे बढ़ते हैं। क्विक लाइम इन वाटर, क्विक लाइम इन वाटर क्या है? देखो, इसमें समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो ये क्या हो गया आपका क्विक लाइम। जब भी देखो ये भी एक एक्टिविटी है हमारी, किसकी एक्टिविटी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जब भी क्विक लाइम को वाटर में क्या करेंगे, हम डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वाटर को आप किस में डिसॉल्व करोगे? क्विक लाइम में। तो आपको क्या मिलेगा? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक एक्व सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में इसमें हीट रिलीज होगी। जैसे मान लो कि बीकर लिया हमने, ये क्या हमारा बीकर है, बीकर में हमने वाटर भर रखा है नॉर्मल, उसमें क्विक लाइम हमने डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जब उसको, ये आपकी सबसे पहली बात, ये क्या है आपकी स्लो प्रोसेस है। ये क्विक लाइम जो ये एक्सपेरिमेंट है क्विक लाइम इन वाटर, ये आपकी स्लो प्रोसेस है। तो हम उसको वाटर डालेंगे लेकिन धीरे धीरे करके डालेंगे। इस टाइम पे क्या होगा, वाटर के जब वाटर के साथ आपका क्विक लाइम CaO आपका रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये CaOH2 एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, उसके साथ क्या होगी? हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ, ये सिंपल सा ये ऑब्जर्वेशन देखिए आपने कि मैंने बताया प्रोसीजर क्या है। वाटर लिया, वाटर में हमने और ड्रॉपलेट्स हम उसके ऊपर से डाल रहे हैं, और क्विक लैब आपने ले रखा पहले से सॉलिड फॉर्म में। तो जब हम उसको डालेंगे तो क्या होगा, आपको एक ऑब्जर्वेशन समझ में आएगी। वो कैसी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी? देखो, बीकर गेट हॉट। ये हॉट क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे भी क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होगी, हीट के फॉर्म में देखो हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई है। पिछले वाले केस में भी देखो, जब हीट रिलीज मैंने बोला था, हीट रिलीज हुई थी, तो क्या बताया था आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, जिसको बोल देंगे एक्सोथर्मिक। हिसिंग साउंड करके हिसिंग साउंड भी आएगी। अ विगोरियस रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ साउंड। ये थोड़ी अजीब सी रिएक्शन है, तो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी। मिल्की व्हाइट सस्पेंशन भी मिलेगा जो फॉर्म करेगा क्लाउडी और थिक मिक्सचर। जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? क्लाउडी और थोड़ा थिक मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि वाटर था इसमें क्विक लाइम डाला, तो थोड़ा थिक और क्या बन जाएगा? क्लाउडी सा मिक्सचर बन जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस, हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया है, और साथ में क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम क्या है? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम क्या है आपका? ये आपका क्या है? क्विक लाइम है। ये क्या है आपका? क्विक लाइम है। ठीक है, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा स्लेक लाइम। ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं? ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बना आपका? ये बना, ये देखो, ये क्या, पहले आप ये देख लो, क्विक लाइम जब आपके साथ वाटर के साथ मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? ये कौन सी होगी? स्लेक लाइम। ये होगी स्लेक लाइम, और प्लस में हीट आपकी निकलेगी। ये समझ में आया कि नहीं? क्विक लाइम बताया सॉलिड की फॉर्म में है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में है। ये क्या है आपका? क्विक लाइम है। ये क्या है आपका? क्विक लाइम है। क्विक लाइम, जब भी क्विक लाइम को ही क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो यहां पे क्या आ गए ऑब्जर्वेशंस मैंने अभी आपको बताई, वो समझ में आ गई। उसके साथ फॉर्म क्या होगा? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम आपका फॉर्म होगा विद हीट। क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज होगी उसमें। इतनी सी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये भी आपका किस तरीके का एग्जांपल हुआ? ये हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं मिला, ये हीट रिलीज हो रही है, इसी के लिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्स, फिर से बता रहा हूं कि क्विक लाइम एक CaO, एक सॉलिड फॉर्म में एक चीज प्रेजेंट है, एक एलिमेंट है, जो क्या है, जो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, जो हमें फॉर्म क्या कर देगी? हमें स्लेक लाइम, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्युबल हो वाटर में। तभी तो आपका क्या बनेगा? जब सॉल्युबल होगा तभी तो फॉर्म ऑफ क्लाउडी एंड थिक मिक्सचर बनेगा, और उसके साथ क्या रिलीज होगी? हीट। प्रोडक्ट नेम क्विक लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया क्विक लाइम क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते ही पूछते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट वॉश वॉल की, व्हाइट वॉश वॉल की। ठीक है,
स्लेक लाइम जो अभी आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आता है, मान लो ये आपका एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया था, क्लाउडी, ठीक है, थिक मिक्सचर था, ये क्या था आपका? क्लाउडी और थिक मिक्सचर था। जब उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं वॉल पे, हम पुट्टी जैसे बोलते हैं, जैसे हमने क्या किया, व्हाइट वॉश करवाया, तो हमने क्या काम किया, उसको हमने वॉल पे चढ़ा दिया। एक इमेजिन करो अभी, ठीक है, वो जो क्विक लाइम जो हमें मिला है, ये स्लेक लाइम जो हमें मिला है, ये स्लेक लाइम जो हमें मिला है जो हमें स्लेक लाइम मिला है, जो हमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला है, उसको स्लेक लाइम को जब हम CO2 मतलब हमने स्लेक लाइम का सॉल्यूशन को जो भी हमारे पास फॉर्मेट आया, जो प्रोडक्ट आया, उसको हमने क्या किया, वॉल पे या कहीं ऐसी जगह लगा दिया, यहाँ पे हम कुछ चाहते हैं करना, उस टाइम पे क्या होगा, जब वो CO2 की प्रेजेंस में आएगा, तब वो रिएक्ट होकर हमें क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा प्लस वाटर देगा। क्या देगा? जब स्लेक लाइम जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो कैल्शियम ये कार्बोनेट, जब ये सॉरी ये CO2 की उसमें आएगा, रिस्पेक्ट में आएगा, प्रेजेंस में आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, जो क्या होता है उसके साथ क्या रिलीज होगा, वाटर भी रिलीज होगा। इतनी सी बात समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। व्हाइट वॉश में क्या था, स्लेक लाइम था, स्लेक लाइम मान लो एक ये हमने यहाँ पे हमने क्या करते, स्लेक लाइम का हमने ऐसे वॉल पे हमने क्या कर दिया, ऐसे मार दिया, मतलब पुट्टी सी, मतलब एक तरीके से पेंट सा कर दिया। उसके ऊपर जब CO2 एयर में जब CO2 भी हमारी प्रेजेंट होती है, वो हम क्या करेंगे, जब उसके साथ रिएक्ट कराएगी तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस में H2O। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? स्लेक लाइम जब ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं CaCO3, और क्या हार्डन्स ऑन वॉल, ये क्या करेगा, हार्ड कर देगा वॉल को, क्या कर देगा, हार्ड कर देगा वॉल को। रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट combination reaction and practical use in white washing, जो white washing में यूज आता है, walls become white, smooth and durable, ये इसमें यूज आता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो व्हाइट वॉश वॉल में काम आता है, तो व्हाइट वॉश में काम आता है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, जिसमें आपको स्लेक लाइम को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या मिलता है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी वॉल्स क्या होंगी, व्हाइट होंगी, स्मूथ होंगी और ड्यूरेबल होंगी। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई? इजी चमका आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लो जल्दी से इसको, जल्दी से लिखो। स्लेक लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। स्लेक लाइम CaOH2, CO2 क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हो गया। ठीक है, आपको ये क्या मिलेंगी, जब इनका रिएक्ट होगा तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल इतनी सी बात थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में कहते हैं, ये एकदम एंटी अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन का। डीकंपोजिशन, कंपोजिशन, फिर क्या पढ़ेंगे हम, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में जब आपका यहां पे क्या पढ़ा अभी हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा कि नहीं, ये बताओ अभी आप। हमने पढ़ा भैया, चमका, ये बताया आपने अभी हमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया। अब बात कर रहे थे किसकी, अब हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी दो, एक सिंगल प्रोडक्ट है वो किस में ब्रेक हो जाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा ब्रेक हो जाता है दो, उसमें दो जब सिंगल हमारा रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट मिल्क रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, दो प्रोडक्ट मिलता है, ACD, ऐसे करके कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो, या तो ऐसे करके जो इतना सुंदर सा डायग्राम बनाया वो ज्यादा याद करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, जब वो रिएक्शन करेगा, जो हमारा रिएक्टेंट होगा, हमारा जब वो रिएक्टेंट होगा, पहले ये समझ लो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच one compound breaks down into two or more simpler substance when energy is supplied like heat, light और electricity। सबसे पहली बात आपको ये समझाता हूं कि देखो, अभी तक क्या था, हम रिएक्ट करवा रहे तो एनर्जी निकल रही थी कि नहीं,
एनर्जी निकल रही थी, इसका मतलब क्या था, वो एक्सोथर्मिक था। हम एनर्जी देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक। देखो जब भी कोई चीज हम चीज को ब्रेक करने की ट्राई करते हैं, किसी की जब हम ब्रेक करने का ट्राई करते हैं तो उसमें एनर्जी देते हैं। सिंपल सी बात है। मान लो अगर मुझे इसको पेंसिल को या तोड़ना है या किसी भी चीज को मारना है किसी घुसा, तो हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी क्या करेंगे हम देंगे, उसमें हम देंगे तभी तो वो चीज ब्रेक होगी। अब मान लो कि जैसे अगर आपके पास कोई एक ऐसा जैसे आम है, आम को अगर तोड़ना होगा किसी पेड़ से तो आप एनर्जी दोगे ना, तभी तो टूटेगा। एनर्जी दी नहीं तब आप उसको तोड़ नहीं सकते। अगर कोई भी चीज आपको जैसे पेपर ही अगर कोई फाड़ना है या अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आप चाहते हो वो उस तरीके से एक्ट करे, तो उसमें हमें एनर्जी देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने का बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, एनर्जी में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर जो बनी हुई जो बॉन्ड्स हैं किस चीज के, फियर का, कि हम स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो हम उस क्या करवाएंगे, उस एनर्जी से इतना हम मैं आपको दूंगा जिससे आप क्या करोगे, ब्रेक, ये आपका फियर ब्रेक हो जाएगा। और साथ साइड बाय साइड आप उस चीज को एकदम, आपको जो फियर जब ब्रेक होने के बाद आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाओगे, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वही मैं कह रहा हूं, एनर्जी ब्रेक होगी यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी से चीजें ब्रेक होंगी, जिसमें दो प्रोडक्ट वो फॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट वो फॉर्म करने लग जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई है कि नहीं? जैसे मैंने बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन into two or more simpler substance when energy supplied like heat, light और electricity। ये तीन ही है। जैसे एनर्जी मैंने दी, रिएक्टेंट मान लो ये था, ये रिएक्टेंट मेरी बोतल है, इसमें मैंने घूसा मारा तो ये टूट जाएगी, टूटेगी नहीं, बट मान लो ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, इसको मैंने तेज से घूसा, मैंने एनर्जी दी तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्टेंट का जो मैंने रिएक्टेंट में क्या की, मैंने एनर्जी डाली, एंडोथर्मिक एनर्जी दी। वो क्या थी हमारी यहाँ पे, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है, वो मेरी पावर है, वो पंच है। जब मैंने इस रिएक्टेंट को पंच दिया तो उससे क्या हुआ, ये ब्रेक हो गई, ये जो प्रोडक्ट हो गया वो डिवाइड हो गया। ठीक है, सिंपलर फॉर्मेट में। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे सिंगल रिएक्टेंट जब रिएक्ट करने के बाद वो टूटेगा, किसकी रिस्पेक्ट में वो टूटेगा, कब, जब हम उसको हीट देंगे, लाइट देंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इसको देने के बाद वो क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में वो टूट जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, उसके क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ए बी देखो यहाँ पे दो थे, जब उसको क्या देंगे हम यहाँ पे, हीट देंगे, मान लो हीट दिया, या क्या देंगे, लाइट देंगे, ठीक है, या क्या देंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या होगा, तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है कि नहीं। ये रिएक्टेंट देखो भैया ने अभी बताया था रिएक्टेंट क्या होता है, अगर लिखा हो, मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट इस साइड में होता है। रिएक्टेंट मैंने बताया था कि देखो, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट जॉइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट है, आपका प्रोडक्ट है। ऐसे ऐसे चीजें आप क्या कर सकते हो, याद करने का ट्राई कर सकते हो कि भैया ने इतनी सारी चीजें ऐसे बता रखी, तो ऐसे ही वो याद करेंगे हम, हमें आएगा मजा। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया, जब आपका रिएक्टेंट है ये, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा में। सिंगल रिएक्टेंट दो से या ज्यादा से ब्रेक हो जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में, कब, जब हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को हम अप्लाई करें, उसमें दें। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपका क्या है, CaCO3 लाइमस्टोन है। जब उसको हम, ये किस फॉर्मेट में होता है, सॉलिड की फॉर्मेट में होता है। जब उसको हीट देंगे तो आपका क्विक लैम में वो कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइड बाय साइड आपको क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, क्विक लैम इज यूज्ड टू मेक सीमेंट, वाटर और ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में वो यूज होता है। इतनी सी बात आपको आई समझ में? जल्दी से बताओ, आपको समझ में आई ये वाली बात? चलो देखो क्या बताया भैया ने, जब लाइमस्टोन आपका हीट करने पे वो आपको किस में चेंज हो गया, CaCO में, क्विक लैम में चेंज हो गया। और उसके साइड साइड आपको क्या मिलेगा, आपको मिला CO2। ये आपको दो चीज मिली, एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको क्या मिल रहा है, हीट करने पे। जब हमने सिंगल रिएक्टेंट को हम जब हीट किया, हमने हीट किया है ना, तो किस में कन्वर्ट हो गया, दो चीज में वो यहाँ पे डिवाइड हो गया। वो क्या चीज थी, क्विकलाइम और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्विकलाइम हम कहां कहां पे यूज करते हैं, सीमेंट में या वाटर ट्रीटमेंट पे हम उसको यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे ना तीन तरीके की होती हैं, थर्मल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फोटो, क्या हो गई ये, फोटो कंपोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब वो कैसे, थर्मल मतलब हम क्या देंगे, हम उसमें हीट देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। फोटो में हम क्या देंगे, यहाँ पे फोटोन्स देंगे। अब फोटोन्स क्या होता है भैया, फोटोन्स क्या होता है, फोटोन भी देखेंगे अभी, थोड़ा सा सबर करो, आएंगे चीजें समझ में। लेकिन देखो ये याद रखना जरूरी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है।
थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, और फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल में मैंने जैसे बताया आपको हीट देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया, तभी एक सिंगल रिएक्टेंट आपको क्या बोलते हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट में आपको डिकम्पोज करके देगा। किसकी वजह से, थर्मल, जब हम उसको हीट देंगे तभी वो ब्रेक डाउन होगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक में जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे सिंगल रिएक्टेंट को जब हम उसमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा वो। ऐसी फोटो क्या होती है वो आएगा सब्सटेंस में, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं जल्दी से। अब मान लो ये है, पहले मैं इसका एरो पहले से बना देता हूं जो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। देखो क्या है, क्या देखो, जब भी आप फेरस सल्फेट, एक ग्रीन क्रिस्टल होता है, ये क्या होता है, फेरस सल्फेट एक ग्रीन क्रिस्टल होता है, तो ये क्या है, फेरस सल्फेट, इसको FeSO4 को क्या बोलते हैं, एक फेरस सल्फेट एक ग्रीन क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलीन होता है, एक क्रिस्टल होता है जिसको हम हीट करेंगे। जब क्या किया, एक क्रिस्टल है उसको हमने क्या किया, हीट किया। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं थर्मल के लिए। थर्मल में हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। जब भी एक क्रिस्टल को, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, जब भी वो, देखो ग्रीन कलर का क्रिस्टल ये है, ये देखो मैंने बना रखा है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, ये मैंने बनाया। जब भी हम इसको हीट देंगे, हीट देने पे क्या होगा, Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। रिएक्ट करने के बाद इसमें टूटा, साइड बाय साइड आपको क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे बोलते हैं SO3। देखो ये यहाँ पे लिख भी रखा है, हाँ देखो ये लिख तो रखा है, फेरस सल्फेट ग्रीन, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये आपकी गैसेज है, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपकी गैसेज है, ठीक है। ये क्या है, आपकी गैस है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। थर्मल डिकम्पोजिशन की एक एक्टिविटी थी जिसमें मैंने बताया आपको, जब भी अगर फेरस सल्फेट जो एक ग्रीन क्रिस्टल होता है उसको हम हीट देने पे, वो आपको 3 फॉर्मेट में, रिएक्टेंट को जब हमने हीट दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गया है। जैसे यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना, रेडिश ब्राउन कलर का बना, ठीक है, जो गैस फॉर्मेट में है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, पक्का समझ में आ गई। तो देखो उसमें क्या बताया, तो FeSO4 इज अ ग्रीन कलर क्रिस्टल, ठीक है। व्हेन वी हीट इट, इट कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट ब्राउन। अब भैया आपने यहां पे तो ग्रीन से डायरेक्ट रेडिश ब्राउन कर रखा है, ये क्या मतलब आएगा, समझ में आएगा, पूरी चीज आएगी आपको समझ में, मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी आएगी चीज समझ। मैंने यहाँ पे बताया रिएक्शन में, देखो मैंने रिएक्शन में क्या बताया, ग्रीन से वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपकी गैस बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने बता रखा है कि ये तो ठीक है, चलो क्रिस्टल बन गया आपका, ये आपकी FeSO4 इज अ ग्रीन कलर क्रिस्टल है। व्हेन वी हीट इट, इट कलर चेंजेस, जब उसको हीट करेंगे तो कलर चेंज होगा। पहले ग्रीन था, व्हाइट में चेंज हुआ, फिर जाके ब्राउन हुआ। ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, या आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, व्हाइट में कन्वर्ट होता है। मैं बताता हूं अभी कैसे, ये आपकी मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब वो कैसे, देखो बताता हूं, लिखेंगे ऐसे ही, कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन व्हाइट एंड ब्राउन, तब जाके ब्राउन बनाएगा। पहले क्या किया, व्हाइट में बना, फिर वो जाके ब्राउन बन गया। गैस इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। स्मेल्स लाइक बर्निंग मैच स्टिक्स, जैसे आती है ना वैसी अजीब सी आएगी। ब्राउन पाउडर इज फॉर्म कॉल्ड Fe2O3, जो बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। हीट की वजह से यहाँ पे चीजें ब्रेक हो रही हैं। क्रिस्टल था, ये आपको क्या बनेगा, एक, ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कर गई, एक पेस्ट ऐसा बनेगा पाउडर सा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, Fe2O3 और SO2 और SO3 आपको बनेगा, भी आपको मिलेगा। कब बनेगा, जब भी आप क्या करोगे, आपने क्या काम किया, क्रिस्टल लिया, उसको हीट करते गए 3 फॉर्मेट में वो ब्रेक हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इतनी सी बात आप लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। लिखा, चला आगे बढ़े, जल्दी लिखो।
ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। जब हमने ग्रीन क्रिस्टल को हमने क्या किया, हीट किया है, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर मिलेगा। ठीक है, सर साइड बाय साइड आपको गैसेस मिलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इतनी सी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिया, ग्रीन से ब्राउन हो गया, ठीक है, गैसेस निकली हैं। लेकिन क्या यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी, व्हाइट, तो वो व्हाइट क्या चीज है, व्हाइट पाउडर कब फॉर्म होगा, देखो व्हाइट पाउडर कब फॉर्म होगा मैंने यहाँ पे बता रखा है, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब ये आपका, जब क्या होगा उसको क्या करेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल इस फॉर्मेट में होता है, FeSO4 और 7H2O की फॉर्मेट में होता है। पहले इतनी बात समझो, ये आपका मेन है, या बोर्ड में ऐसे ही लिखना, पहले आपको वो समझाना है, फिर आप ये समझाना कि व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.H7 7H2O आर हीटेड, जब उसको हीट किया जाएगा, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो क्या मतलब दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या करेंगे, यहां से क्या रिलीज होगा, यहां से क्या आपका रिलीज होगा, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। ठीक है, जब वो वाटर रिलीज होगा उसके साथ आपको क्या फॉर्मेट, एक पाउडर मिलेगा आपकी, ठीक है, एंड क्या होगा, क्या चेंज होगा, ग्रीन से व्हाइट में चेंज होगा। ठीक है, आप जब भी ग्रीन को, जब ग्रीन क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्रिस्टल है, ग्रीन क्रिस्टल है, जब उसको आप हीट करोगे तो वो ग्रीन पाउडर, ये ग्रीन क्रिस्टल आपका किस में चेंज होगा, व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया। यहाँ पे व्हाइट पाउडर के साथ यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर लूज हुआ है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब वो रिलीज होने के बाद कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, जब इसको हमने और ज्यादा हीट किया तो क्या मिला आपको, फेरिक ऑक्साइड मिल गया, जिसकी वजह से आपको मिला है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है। इतनी सी बात आपको क्लियर है, इतनी सी बात आपको क्लियर है कि नहीं, बताओ, इजी था। मेन फॉर्मेट हमारा यही था, ग्रीन क्रिस्टल जैसे हम बोल रहे हैं अभी तक, वो हमारा किस फॉर्मेट में था, ग्रीन, ये आपके FeSO4.7H2O में ग्रीन क्रिस्टल प्रेजेंट था। जब उसको हम हीट करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में चेंज हो गया, वो व्हाइट पाउडर की फॉर्मेट में चेंज हो गया, जैसे हम बोलते हैं FeSO4। जब FeSO4 के साथ क्या रिलीज होगा, यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होगा, दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर रिलीज हो गया, यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर रिलीज हो गया। जिसके बाद हम जो ये FeSO4 बना है हमारा, जी ये FeSO4 बना है, उसको हम फर्दर हीट करेंगे, जब फर्दर हीट किया तो आपको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला, जो किस कलर में होगा, ब्राउन कलर में होगा। यहाँ पे हीट करने पे व्हाइट पाउडर था, यहाँ पे हीट करने पे ब्राउन पाउडर हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में, बाकी सारी गैसेज है आपकी, क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करते हुए लड़की दिखाई गई है, ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको, ये वाली चीज समझ में आई, पक्का। लिख लो, ये लिखा था ना आपने अभी, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये इतनी सी बात क्लियर है आपको। FeSO4.7H2O की फॉर्म में था पहले, मैं आपको फिर से बता रहा हूं एक बार, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो FeSO4.7H2O की फॉर्मेट में था, ये प्रेजेंट था। उसको हमने क्या काम किया, उसको हीट किया है, जब हमने हीट किया है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे FeSO4 के फॉर्म में व्हाइट पाउडर प्रेजेंट हुआ है, और साइड में क्या रिलीज हुआ है, 7H2O। ठीक है, जब उसको हम फर्दर हीट करेंगे, इसको जब फर्दर हीट करेंगे तो आपको क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, जो क्या बनेगा आपका, रेडिश ब्राउन पाउडर बनेगा, और साइड में ये वाली गैसेस रिलीज होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं लेड नाइट्रेट का एग्जांपल। जब हम इसको भी हीट करेंगे, जब इसको भी हम, देखो यहाँ पे क्या था, आप देखो नोटिस कर रहे होगे ना, कितनी चीज मैंने बताई आपको अभी। यहाँ पे क्या था, सिंगल था, सिंगल से हमने देखो 1 2 3 इन चीजों में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये चेंज किया, ये देखो ये चेंज किया कि नहीं, ठीक है, ये चीज ठीक है, ये वाला हो गया, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, कोई पॉइंट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आपको, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे दूसरा एक्टिविटी को, दूसरा एक्सपेरिमेंट को, जिसे बोलते हैं व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब यहाँ पे क्या है, ये भी देखो आपका क्या है, सिंगल क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, मिलके आपको क्या मिलेगा, 1 2 और 3। यहाँ पे भी कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वो कैसे, ये किसका पार्ट है, डिकम्पोजिशन का पार्ट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिकम्पोजिशन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन का पार्ट है।
यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लेड नाइट्रेट जो 2 पीबी, यहाँ पे PbNO3 ट्वाइस है जो सॉलिड फॉर्मेट में होता है, जब भी उसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, PbO जो लेड ऑक्साइड बोलते हैं, जो येलो रेसिडुअल मिलता है, साइड बाय साइड आपको ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलती हैं, आपको दिख रहे होंगे फ्यूम्स, ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिल रहा है और साइड बाय साइड आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये आपका क्या होगा, व्हाइट पाउडर होगा। ये क्या है आपका, व्हाइट पाउडर है, जो हीट करने पे क्या मिलेगा आपको, लेड ऑक्साइड, येलो रेसिडुअल और ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे आपको, साइड बाय साइड आपको क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। टू ऑब्जर्व द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, टेक लेड नाइट्रेट इन टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट स्ट्रांगली, क्रैकिंग साउंड। जब आपको पता है कि जब क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे, जब उसको क्रिस्टल जब आपको हीट होगा तो क्रिस्टल की फॉर्म में वो आपका लेड नाइट्रेट प्रेजेंट है, व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टल जब आप हीट करोगे तो कट 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 की आवाज आएगी, क्रैकिंग साउंड आएगी। व्हाइट क्रिस्टल टर्न इनटू येलो और ब्राउन फ्यूम्स आपको फॉर्म होगा, जो बहुत अजीब सी स्मेल होगी। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, आपकी गैस सपोर्ट करेगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, जो गैस होगी वो रिलीज होगी, ऐसी गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से आप क्या होगा, बर्निंग आपको शो होगा। ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट, ये क्या होगा आपको, बहुत ज्यादा आप उसको देखोगे तो ग्लोइंग सा लगेगा आपको, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ठीक है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा हीट करने पर टू फॉर्म लेड ऑक्साइड। ये आपका लेड ऑक्साइड जो येलो सॉलिड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। इतनी सी बात क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पक्का अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत इजी है। उसमें क्या था आपका, यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये देखो, अगर आपको देखता हूं, पहले आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से, हाँ ठीक है। देखो होता क्या है ना, आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, एक बीकर ले लिया, मग ले लेते हैं चलो। उसमें क्या करेंगे हम, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके, टेस्ट ट्यूब ऐसे होगा, ऐसे करके होता है टेस्ट ट्यूब, कुछ ऐसे करके कुछ होगा। हम उसको क्या काम करेंगे, ये क्या बना देता भैया ने कील सी, ऐसे करके टेस्ट ट्यूब होगा। हम क्या काम करेंगे, इस टेस्ट दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या काम करेंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा पहले ये देखो, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वाटर को डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल हमारा H2O है जो, उसको हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इतनी सी बात है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे दो बीकर लिया हमने, यहाँ पे एक सिंगल मग लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें क्या काम किया हमने, एक ग्रेफाइट रॉड डाल दी, ग्रेफाइट रॉड डाल दी उल्टी करके। उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके आपको उसमें क्या काम करना है, रबर स्टॉपर लगाना है। टेस्ट ट्यूब ये था आपका, ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसमें आपने ग्रेफाइट की हमने क्या कर दी, रॉड इंसर्ट कर दी है, ठीक है। उसमें एक एनोड और एक कैथोड हमने रिलीज कर दिया है। अब उसको हमने बंद किससे करना है, रबर स्टॉपर से। इसमें वाटर हमने फिल कर रखा है, तो आप, और एनोड आपका किस साइड में होगा, एनोड आपको होगा आपका इस साइड में, जो किससे कनेक्ट होगा, इधर से। और यहाँ पे होगा एक कैथोड। एनोड आपका किससे वो होगा, प्लस से, और कैथोड आपका माइनस से कनेक्ट होगा, ठीक है। बैटरी के प्लस से एनोड कनेक्ट होगा और माइनस से कैथोड कनेक्ट होगा, एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड से माइनस टर्मिनल, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब जब इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। इसमें क्या है, एक नॉर्मल सा देखो बीकर, हमने एक मग लिया है, उसमें पानी भर दिया, पानी में हमने दो टेस्ट ट्यूब जो उल्टा करके डाल दी, जिसमें ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, रॉड थी, उसको हमने रॉड से कनेक्ट कर दिया आगे, किससे, एक बैटरी से। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देने लग जाएंगे तो क्या देखोगी, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के बाद क्या होगी, जो वहां पे जो वाटर प्रेजेंट है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होने लग जाएगा, उसमें हीट की वजह से उसमें बबल्स बनने लग जाएंगे। बबल्स के बाद आप शो करोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे एनोड पे आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, कैथोड के पास आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। कैथोड के पास आ जाएगा हाइड्रोजन और एनोड के पास आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। इतनी सी बात क्लियर है आपको। तो उससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिलेंगी वो देखते हैं। और वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल हम यही कर रहे हैं, हम यही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे गैस फॉर्म ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है।
मोर गैस इज फॉर्म एट द कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर गैस इज फॉर्म एट द कैथोड, जो माइनस है, कैथोड पे क्या है, माइनस, ठीक है, एंड देन एट द एनोड जो प्लस पे है, ठीक है। गैस एट कैथोड बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अच्छा, इससे आपको पता क्या लग रहा है, ये देखो हमने क्या काम किया था, वाटर में टेस्ट ट्यूब डाला है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है, वहां पे देखा कि जो ऑक्सीजन कहां पे है, ऑक्सीजन है हमारी एनोड पे, तो क्या हाइड्रोजन कहां पे आया, कैथोड पे आया, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, उसका पता करने का क्या कैसे देखेंगे, जब गैस एट कैथोड बर्न्स वाइट विद अ पॉप साउंड, गैस एट कैथोड बर्न्स विद अ पॉप साउंड कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। जब जो गैस बनी है हमारी कैथोड पर, जब उसको बर्न करेंगे ना, जब जो हमारी देखो कैथोड पे क्या गैस बनी है, दो गैस ही तो बनेंगी ना, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट से क्या होगी हमारी गैस बनेगी, गैस बनेगी, गैस बनेगी। तब कैथोड पे हमने देखा, पहले कैथोड की जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने जब उसको क्या किया, हम उसके पास ले गए किसको, एक कुछ भी माचिस जला के ले गए, तो उसमें पॉप साउंड आई, तो उससे हमें पता लगा था कि भाई ये हाइड्रोजन है। तो हमें तब पता लगा कि कैथोड पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। गैस बन रही थी दोनों में, हम फ्लेम को जला के माचिस को जला के ले जाएंगे, पॉपअप की साउंड आई तो पता चला उससे कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। जब भी हम गैस जो हमारी किस पे बन रही है, एनोड पे बन रही है, तो हमने देखा कि वो है ना एक तरीके से चमका, थोड़ी सी चमकी, जैसा मैं बोलता हूँ ना चमकी, तो वैसी कोई चीज चमकी, तो उससे हमें पता लगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये वाली चीज क्लियर है आपको, ये पॉइंटर्स मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं जिसकी वजह से आपको इजीली समझ जाओ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, गैस जो प्रेजेंट है, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना होगा, 2:1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। मास रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास रेशियो क्या दे रखा है, 1:8, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। और उसके साथ जो रिएक्शन है वो ये दे रखा है, ये सिंगल आपका जो रिएक्टेंट है, सिंगल आपका जो रिएक्टेंट है वो मिलकर दो प्रोडक्ट बना दिया, H2O ब्रेक होके क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चला गया, डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया, किसकी वजह से, कि क्या दिया हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई, हीट की वजह से वो बॉयल होने के बाद बबल्स बनने लग गए, उनमें गैस आने लग गई। जब हमने देखा एनोड की साइड पे पॉजिटिव है, तब यहाँ पे देखा तो ऑक्सीजन पे क्या है, लाइट सी चमकी फ्लेम के पास, तब क्या पता चला हमें उससे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब कैथोड टेस्ट ट्यूब के पास जब पॉपअप सी साउंड आई बंद करने पे, जब हम उसके पास कुछ कैंडल कुछ भी ऐसे ले गए तो पॉपअप की साउंड आई, तब पता चला हमारे पास हाइड्रोजन है उधर, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारे पास होगा हाइड्रोजन, ठीक है, और पॉजिटिव पे क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन। पॉजिटिव पे क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव जो हमारा क्या है, एनोड, पॉजिटिव जो हमारा क्या है, एनोड, पॉजिटिव क्या है जो हमारा क्या है, एनोड, पॉजिटिव पे एनोड है तो उस पे क्या बनेगा हमारा, ऑक्सीजन। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, पक्का, चलो लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, यहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट को हम ब्रेक करवाने की कोशिश करते हैं, सिंगल रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में, वो किसकी वजह से होगा, वो होगा फोटोज की वजह से। फोटोकेमिकल मतलब जो आपकी सनरेज हो गई, वो क्या हो गई, आपकी फोटो हो गई, वो हो गई फोटोन्स हो गई। सनरेज में क्या होती है, एनर्जी होती है, किसमें, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं फोटोन्स, ठीक है। व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, द रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल। जब भी कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की रेज में रखेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो व्हाइट पाउडर क्या हो जाएगा, वो आपको किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ग्रे पाउडर में, ठीक है, और येलोइश ग्रीन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे इसका यूजेस का होता है, यूजेस लैम्प फॉर एक्सपेरिमेंट, यूवी लैम्प्स फॉर एक्सपेरिमेंट, और फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। इतनी सी बात क्लियर है आपको, पक्का, चीजें आ रही है ना समझ, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो उसको जल्दी से। लिख लिया, तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। फोटोकेमिकल आ गया समझ में आपको, बढ़िया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपको जो लेस रिएक्टिव को स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव क्या कर देता है, मोर रिएक्टिव क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, a displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displaces or pushes out a less reactive element to form its compound। जैसे मान लो A एक एलिमेंट है और B C एक एलिमेंट है, ठीक है। अब वो क्या होगा, जब आप
एक जो ए एलिमेंट है जो आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो किसको, एक स्मॉल जो जो कम वो रिएक्टिव है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये आपका मान लो अगर ये मोर रिएक्टिव है, अगर ये आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये आपका मोर रिएक्टिव है, ये आपका कम रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, ये ए बी की जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ए सी और बी अलग हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? नहीं तो देखो नीचे टेबल दे रखे, मैंने बताऊंगा, रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपकी, जो पता लगता है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, जिससे पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो रही है और कैसे फॉर्म हो रही है। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल आगे लूंगा, इस साइड अगर आप जाओगे तो क्या पता लगेगा आपको, इस साइड अगर आप गए तो वो क्या है, हाईली रिएक्टिव सीरीज की, आप हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जाओगे। और अगर पीछे गए तो क्या है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव जब ऐसे ऐसे जाएगा तो किस में बन जाएगी, मोर रिएक्टिव में बन जाएगी। और इसका तरीका एक याद करने का, वो क्या है, किंग नरेश कार में मैगी आलू जोर से फ्राई पकाता है, कब हिला आया अंकल। इसका मतलब क्या है, किंग नरेश कार में मैगी आलू जोर से फ्राई पकाता है, कब आया हिल आया अंकल। ठीक है, ऐसे करके अगर आप ट्राई करोगे इसको याद करने का, तो याद करना ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने ट्रिक भी दे दी है यहाँ पे, ट्राई करो उसको याद करने की चीजें, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आप समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि मान लो कि ये लिख रखा है आपके पास एक, ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको। मान लो यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं Zn और H2 की बात कर लेते हैं अभी, है ना, Zn और H2 की बात कर लेते हैं। Zn क्या है, Zn देखो कहां है, Zn ये रहा, और H2, और किसकी बात कर रहे हैं हम, Zn और क्या है, और H2 की, और H का यहाँ पे, H ये रहा, ये क्या देखो, Zn ज्यादा रिएक्टिव है ना, Zn ज्यादा रिएक्टिव है H से, तो क्या होगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो Zn आ जाएगा इसकी जगह पे, किसकी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, H2 की जगह पे, तो क्या बन जाएगा आपका Zn SO4 और H2 बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसी FeCuSO4 का देख लेते हैं, Fe और Cu का देख लो, अभी Fe और Cu का देख लो, Fe का है, Fe का ये रहा, और क्या है, ये क्या है, Cu ये रहा आपका, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो क्या करेगा ये आपका FeSO4 क्या बन जाएगा, और ये Cu बाहर आ जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर है, पक्का समझ में आया? तो क्या करेगा ये हाईली रिएक्टिव, क्या करेगा, ये जो लो रिएक्टिव होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे देख लो बैलेंस है कि नहीं, Fe क्या है, ये है, ठीक है, SO4 ये है, Cu ये है आपका, ये क्लियर है आप लोगों को, पक्का? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, करना ट्राई। ठीक है, ये देखो मैं करवा ही देता हूँ। ये क्या है, Cu और Pb का देख लेते हैं यहाँ पे, Cu और Pb। Cu देख लेते हैं पहले, है ना, Cu कहाँ है, Pb कहाँ है, Cu है आपका ये पीछे, और Pb है आगे, तो मतलब Pb ज्यादा रिएक्टिव है, तो इधर देख लेते हैं, Cu कहाँ है, इधर पीछे, और ये आपका Pb इधर, तो मतलब ये हम इसको क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे Pb प्लस CuSO4, है ना, सही लिखा है भैया ने कि नहीं लिखा, बताओ। नहीं, ये लिखा है गलत। कैसे, यहां पे हमारा पीबी पहले से ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैसे वो जगह ले लेगा, सीयू पीबी की जगह कैसे ले सकता है, जब यही आपका ज्यादा रिएक्टिव है, पीबी आपका लेडी आपका ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कैसे जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका सही क्या रहेगा, यही रहेगा, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसी, तो ये आपको चीज समझ में आया, इतनी समझ में आई कि ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा Cu है वो कम रिएक्टिव है, किससे, पीबी से। पीबी हमारा मतलब यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव की वजह से देखो दिख रहा है ना आपको, पीबी ज्यादा रिएक्टिव है Cu से। पीबी जब ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, पीबी की जगह अगर कोई इससे ज्यादा आगे की KNCaMgAl जिंक ये होती है, ये चीजें होती है, तो क्या होता था, तो ये रिएक्टिव हो जाता है, ये क्या होता है, डिस्प्लेस इजीली कर लेता और रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। इतनी सी बात क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी सी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब एक एक्टिविटी है, उसमें क्या बता रखा है, आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें बता रखा है कि Fe आपका क्या हाईली रिएक्टिव है कॉपर से कि नहीं, देखो Fe आपका ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से कि नहीं। Fe का है आपका, Fe ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, Fe है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम डिस्प्लेस करवाएंगे, इसको हम किससे डिस्प्लेस करवा देंगे, इस चीज से, इसको हम डिस्प्लेस करवाएंगे इधर से, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 एक्वस और प्लस Cu। ठीक है,
तो जो आपका ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, ये आपका ब्लू फॉर्म में होता है कि नहीं, ब्लू फॉर्म में। और Fe यहाँ पे क्या है, ये अभी आप सिल्वर मानो इसको, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर कलर का है ये। Fe क्या है आपका, सिल्वर कलर का मान लो। और इस जो CuSO4 का सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का है, ठीक है। एक बीकर लिया था हमने टेस्ट ट्यूब में, उसको नेल को हमने टाई कर दिया, हमने टाई कर दिया ऊपर से किसी धागे से, हमने टाई टाई कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब हमने कॉपर सॉल्यूशन जो आपका ब्लू कलर का है उसमें Fe जो सिल्वर कलर की नेल है उसमें हम डालेंगे, तो उस टाइम पे रिएक्ट होने के बाद जो हाईली रिएक्टिव है, यहाँ से क्या होगा, Fe अंदर जाएगा, Cu बाहर आएगा। तो यहाँ से जो Fe है वो कहाँ पे सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने लग जाएगा। Fe क्या है, सिल्वर कलर का, वो मिक्स होगा इसके साथ, मिक्स होगा कि नहीं होगा, मिक्स होगा। तो जब ये मिक्स होगा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, FeSO4 का जो सॉल्यूशन बन जाएगा। Fe ये था नेल में, Fe नेल में था, नेल के जो ये पार्टिकल्स हैं उठ के किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, किसके, कॉपर में, इसके सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका FeSO4, जिसकी वजह से ब्लू सॉल्यूशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिक्स सॉल्यूशन में। ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये लाइट ग्रीन कलर का बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपकी FeSO4। और जो कॉपर होगा, जो यहाँ से कॉपर रिलीज हुआ है, जो यहाँ से कॉपर रिलीज हुआ है वो कहां पे, ये अगर सिल्वर कलर का था, अगर जब इसमें सिल्वर कलर का था, जब यहाँ से कॉपर इसके अंदर जाएगा, जब जाएगा जाएगा जाएगा, तो ये कौन से कलर में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्राउन कलर का, ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा, आपको इतनी सी बात समझा रहा हूं बस मैं। ये थोड़ा देखो, सिल्वर कलर तो है नहीं इसमें, बट देख लो ऐसे ही, ये था ऐसे कलर का, ऐसे कलर का था ये। ऐसे कलर का था। ये हमारी नेल है, ये हमारी नेल हमारी एक सिल्वर कलर की है। जब वो इस कॉपर सल्फेट, एक ये CuSO4 SO2 इसकी इस सॉल्यूशन में जब वो मिक्स होगा तो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को Fe। जब Fe को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर, तो Fe क्या हुआ, यहाँ से Fe किस में, सॉल्यूशन में क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो Fe चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो वो किस कलर का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जो हो जाएगा थोड़ा लाइट ग्रीन कलर के। वो क्या हो जाएगा, थोड़ा, ये ब्लू सॉल्यूशन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट ग्रीन में। क्यों, क्योंकि जो Fe है, जो Fe है वो इस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हो गया है, इस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हो गया है। और जो कॉपर का जो कॉपर था यहाँ से, वो उठकर किस में चला जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा इस आयरन नेल में, इस आयरन नेल में। तो क्या होगा, इस आयरन, जब ये नेल में जाएगा तो इस जो व्हाइट कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नेल का ब्राउन कलर का। और जो सॉल्यूशन था वो किस में कलर, वो कन्वर्ट हो गया लाइट ग्रीन में। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है, पक्का, मतलब कलर चेंज हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। Fe का जो था वो Fe सॉल्यूशन में जाएगा, तो वो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, मिक्स होके। जब Fe जब सॉल्यूशन में जाएगा तो ब्लू कलर जो चेंज हो गया वो क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जो वहां से जो आपका जो ये है Cu आपका, जो वो डिस्प्लेस होगा वो किसकी जगह हो जाएगा, नेल में हो जाएगा। नेल कौन से कलर का था पहले, सिल्वर कलर का था, या व्हाइट सिल्वर कलर का। जब वो उसके साथ किसके साथ अब जाएगा, वो जाएगा कॉपर किसके साथ, नेल के साथ। तो नेल के साथ जैसे वो मिक्स होने लग जाएगा तो किस कलर का बन जाएगा, नेल आपका बनेगा ब्राउन कलर का। किस कलर का, ब्राउन कलर का। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो ऐसे ही मैंने एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है, वेन जिंक ग्रेन्यूल्स, आपके जिंक के छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं, जब वो किस में ऐड करेंगे, जब वो ऐड करेंगे, जब ये आपका H2SO4 सॉल्यूशन में जब वो ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या यहाँ से क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे। बबल्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे। जब ये आपका क्या होगा, रिएक्ट होगा। जब जिंक ग्रेन्यूल्स आपका ऐड होगा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पे क्या होंगे, बबल्स आके फॉर्म होंगे, ठीक है। बबल्स फॉर्म होने के बाद देखा जाएगा तो फिजिंग साउंड सी ऑब्जर्व आपको दिखेगा। जब एक जिंक ग्रेन्यूल्स आपको एक H2SO4 के सॉल्यूशन में डालोगे तो एक हिजिंग साउंड सी आएगी। हिजिंग साउंड सी, फिजिंग मतलब हिजिंग और फिजिंग ये मान लो एक तरीके की साउंड है, ठीक है। हिजिंग या फिजिंग साउंड ऐसे आएगी, जैसे आप इनो एक उसमें डालते हो ना अपने बीकर में, जब ये या किसी कटोरी में ग्लास में जब डालते हो, तीनों की साइन जो इनो जब डलता है तो उसको साउंड आती है, तो वैसी करके एक साउंड आएगी, ठीक है। और साइड बाय साइड ये साउंड क्यों आ रही है, ये आ रही है हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो रहा है। तो जिंक ग्रेन्यूल्स स्लोली डिसॉल्व इन द एसिड, द टेस्ट ट्यूब्स बिकम वार्म,
हीट इज प्रोड्यूस, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। कलर जो होगा जिंक सल्फेट का, वो कलरलेस सॉल्यूशन एक फॉर्म होगा आपका। सिंपल सी बात है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 में डालोगे तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हो गया, जिंक को जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 सॉल्यूशन में डालोगे तो किसको रिप्लेस कर देगा, वो H2 को रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा, ZnSO4, जो क्या होगा आपका, कौन सा सॉल्यूशन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट बनाया वो आपका क्या होगा, कलरफुल, वो कलरलेस सॉल्यूशन होगा, उसके साइड में H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब हमें ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे H2 गैस है, वो हमने जब एक मैच स्टिक को जब हमने जलाया, जब वहां से जो बबल्स बन रहे थे, एक सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन था कि नहीं, H2SO4 का, जिंक ग्रेन्यूल्स उसके अंदर डाल दिए, फिजिंग विजिंग सी साउंड आने लग गई, उस साइड और बबल्स बनने लग गए। जब उसको मैच स्टिक से देखेंगे जब जला के, तब क्या पता लगा, पॉपअप सी साउंड आएगी, तो उससे क्या पता लगा हमें, पॉपअप सी साउंड आई, तब हमें क्या पता लगा कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो सॉल्यूशन हो गया वो किस कलर का हो गया, वो कलरलेस सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट का। इतनी सी बात समझ में आई। व्हेन बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड कंफर्मिंग हाइड्रोजन गैस। इससे हमें क्या पता लगा, ये हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हुई है, इससे रिलीज हुई है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हीट भी आने लगेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या होगी, टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगा हमारा, गर्म हो जाएगा। तो जिंक इस H2SO4 के सॉल्यूशन में जब हमने जिंक को डाला तो यहाँ पे बबल्स निकले, बबल्स निकले बाद हम मैस्टिक को लेके गए तो पता चला हमारे पास पॉपअप की साउंड है, तो वो क्या बन गया, H2 सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन गैस भी थी, और साइड में जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वो जल्दी बताओ, वो हो गया कन्वर्ट, आपका कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। लिख लो जल्दी से। लिख लिया, पक्का, जल्दी जल्दी लिखो चलो। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, मान लो ये है ए के ऊपर पॉजिटिव साइन है, बी के ऊपर नेगेटिव साइन है, सी के ऊपर पॉजिटिव साइन है, डी के ऊपर नेगेटिव साइन है। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, ये क्या होगा आपका, टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। मतलब जब आपके दो रिएक्टेंट्स, तब आपके, ये क्या है, जब आपके क्या टू कंपाउंड्स के जो वो रिएक्टेंट्स हैं और जो दो कंपाउंड है वो क्या होंगे आपके, उनके आयन एक्सचेंज होंगे, जिसकी वजह से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब जैसे मान लो PbNO2 3 ट्वाइस और 2KAI है, जब इनके आयन एक्सचेंज होंगे, जब इनके आयंस एक्सचेंज होंगे तो आपको नए दो फॉर्मेट बन जाएंगे, दो नए क्या बन जाएंगे, कंपाउंड मिल जाएंगे। जैसे अब मान लो PbNO3 का होल ट्वाइस है और KI है ये आपका, ठीक है। अब अगर Pb उठकर आपके पास चला जाए किसके पास, आई के पास, ठीक है, पीबी अगर उठ के पास आपके पास चला जाए आई के पास, ठीक है, और साइड में जो के है वो कहां पे चला जाए, NO3 के, NO3 के पास, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, आयंस का एक्सचेंज होगा इनके बीच में। जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो, जिसकी वजह से दो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो, जो दो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो, ये दो, ठीक है। अब ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है आपका, जब भी आप कलरलेस सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका, कलरलेस सॉल्यूशन एक ये हो गया और कलरलेस सॉल्यूशन ये हो गया, जब आप इसको मिक्स करोगे, दो कलरलेस सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हो तब आपका येलो पीपीडी, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। येलो प्रेसिपिटेट एक नीचे बनने लग जाएगा, साइड बाय साइड उसका एक कलरलेस सॉल्यूशन भी वहां पे फॉर्म होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो ये है, ये एक दो है, ठीक है, प्लस ये, आप इन दो टेस्ट ट्यूब को एक के ऊपर एक डाल दोगे, कलरलेस है ये सॉल्यूशन,
कलर सॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें ये वाटर होगा, उसमें प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होगा जो इनसॉल्युबल होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, येलो पीपीटी मतलब येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो यहाँ पे इनसॉल्युबल होगा वाटर में। वो कौन से कलर का होगा, येलो ही कलर का होगा। इतनी सी बात समझ में आई आपको, पक्का। PbNO3 ट्वाइस, ये क्या है, PbNO3 ट्वाइस जब रिएक्ट करेगा 2KI से तो क्या बनेगा, PbI और 2KNO3। वो कैसे पता चला, Pb आपका देखो सिंपल है, यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने आपको बता भी रखा था कि, एक सेकेंड, क्या है, PbNO3 के साथ था। इस Pb को उठाकर हम क्या करेंगे, हम किसके साथ रख देंगे, हम I के साथ रख देंगे। इसके आगे वाला इसके पीछे वाले से हो जाएगा सेट, और जो यहाँ पे ये है जो आगे है वो क्या होगा, इसके भी इस पीबी की जगह ले लेगा, ये पीबी जगह ले लेगा आई की। ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी, देखो जो ये पीबी है, जो पीबी हमारी जगह ले लेगा के की। ठीक है, तो ये आ जाएगा पीबीआई, पीबीआई बन गया। और जो के, जो NO3 की जगह, जो आपकी पीबी की जगह क्या ले लेगा, के तो ले ही लेगा। ऐसे देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ये थोड़ा आपको ऐसे समझाता हूँ, जल्दी जल्दी देखना, बस चैप्टर आपका लगभग खत्म ही होने वाला है। मैं कहना चाह रहा हूं PbNO, देखो यहाँ पे, चलो ये तो बता ही दिया, PbNO3 एक्वस और 2KI एक्वस, 2P और ये PbI2 ये सॉलिड और 2KNO3 एक्वस सॉल्यूशन है। अगर मैं पीबी को, इस पीबी को उठा के, इस पीबी को उठा के, इस पीबी को उठा के, इस पीबी को उठा के अगर मैं NO3 से हटाकर कहां पे ले जाऊं, इस के की जगह पे रख दूं, इस पीबी को उठाकर, इस इतने को उठाकर अगर कहां पे रख दूं मैं, इसकी जगह पे रख दूं, आई की जगह पर, ओ के की जगह पर, तो क्या बन जाएगा, PbI। क्या बन गया आपका, PbI बन गया। और साइड बाय साइड अगर अगर मैं, और साइड में ये बन गया आपका, पीबी को उठाकर यहां पर रख दिया, और अगर ये 2K को और उठाकर मैं आगे ले गया तो क्या बन गया आपका, KNO3। ये क्या बन गया आपका, KNO3। तो ये क्या हो गया आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये पीबी उठकर कहां पे आ गया, के की जगह पर आ गया, और के फिर कहां जाएगा, पीबी की जगह पे जाएगा। सिंपल सी बात है, आया नहीं, आ गया ना समझ में आपके, पक्का। हमने क्या काम किया, पीबी को उठाकर हम के की जगह पे ले गए, तो ये बन गया पीबीआई, और के को उठाकर हम क्या ले गए, आगे ले गए, तो क्या बन गया, KNO3। क्या बन गया, KNO3 एक्वस। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट मैंने ये वाला बता ही दिया है, ये आपको समझ लेना, इजी समझ में आ जाएगा। येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट जो बनेगा आपका ऑफ PbL2। ठीक है, ये बनेगा आपका, ये PbI2 सॉरी, ठीक है, PbI2, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, साइड में जो आयंस यहां से रिलीज होंगे, आयंस कौन से होंगे, जो सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे, K+ और NO3 माइनस। ठीक है, ये NO3 माइनस। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव किसको रिप्लेस कर रहा था, लो रिएक्टिव को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयंस ही क्या होंगे, यहाँ पे आपस में एक्सचेंज होंगे। जैसे ये वाला केस मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या था, पीबी को उठाकर अगर मैं यहाँ से ले गया, देखो मैं यहीं पे बता ही देता हूँ ना एक बार और, आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इंसान। देखो पीबी को उठाकर जब मैं ले गया, NO3 पहले पूरा लिख देता हूँ, लेड नाइट्रेट 2KI प्लस PB प्लस 2KI PB, ये ऐसे लिख दो ना यहीं पे, PbI2 2KNO3, है ना। अब देखो यहां से मैं अगर PB को हटाऊं, PB को यहां से हटाया, लो मैंने PB को यहां से हटा दिया, तो क्या बच गया, NO3 बच गया सिर्फ। अभी ये जगह तो खाली है, ये जगह खाली है। PB को यहां से अगर यहाँ पे क्या कर दिया, PB को मैंने हटा दिया, ठीक है, यहाँ से PB को अगर मैंने हटा दिया, तो ये कहाँ पे रख दूंगा मैं, ये कहाँ पे रख दूंगा, इसकी जगह पे, तो यहाँ पे हट गया ये 2K, तो ये हो गया आपका, हट जाओ भाई, तो PB यहाँ पे आ गया, PbI रख दिया, जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये PbI2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 2KNO3। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है बस। मैंने क्या बताया कि आयंस का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आयंस एक्सचेंज हो रही है। पीबी को यहाँ पे मैं उठा देता हूँ, यहाँ पे किसी जगह पे रख देता हूँ,
के की जगह पे, और के फेज अगर यहां से उठेगा, जब जहां पे पी की जगह, पीबी की जगह जब मैं के पे रखता हूं, तो के भी के कहां उठ के चला जाएगा, आगे चला जाएगा पीबी की जगह पे। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस किया, एक की जगह मैंने दूसरी को दे दी, और जो दूसरी की जगह है वो हम पहली जगह पे आ जाएगा। मान लो फर्स्ट पोजीशन पे ये था, पीबी को अगर मैंने उठा के रखा के की जगह पे, तो यहाँ से पीबी उठाए उसी जगह पर के वापस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, के NO3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पीबीआई बन जाएगा। इतनी सी बात आई समझ में? अब तो आ गई होगी। पीबी को उठाकर अगर मैं यहाँ पे ले गया आगे, पीबी को उठाकर अगर ले गया आगे, तो के की जगह खाली हो जाएगी, के की जगह जब खाली होगी कहां पे जाएगी, वो पीबी की जगह पे वो वापस आ जाएगी। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है, क्या करते हैं यहाँ पे, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ऊपर से भी देख लो अगर समझना है तो, ए प्लस और ये बी माइनस, तो ये क्या करेगा, ए प्लस कहां पे जाएगा उठकर, ए प्लस कहां पे जा सकता है, किसकी जगह ले लेगा, ये ऐसे समझ लो, ये जगह ले लेगा सी की, और सी जगह ले लेगा इसकी। अब आ जाएगा समझ? ऐसे तो समझ लो, ऐसे तो समझ लो, ए उठकर चला गया सी की जगह पे, सी उठकर आ गई ए की जगह पे, ए चला गया। अब देखो ये और ज्यादा इजी हो गया आपको समझने में, अब देखो ये और ज्यादा इजी हो गया आपको समझने में, ये और ज्यादा इजी हो गया। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए चला गया किसकी जगह पे, सी की जगह पर, और सी की जगह पे क्या चला गया, ए। समझ में आ गया? पीबी चला गया उठकर सी की जगह पे, ठीक है। तो क्या बन गया आपका एडी, तो क्या बन गया आपका एडी, पीबीआई बन गया, ठीक है। और सीडी, और क्या सीडी जो ये क्या था, और क्या चला गया, सी चला गया ए की जगह पर, तो सी चला गया ए की जगह पर, तो क्या बन गया, के NO3 बन गया। इजी आया समझ में? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हलवा है, एकदम हलवा आ जाएगा समझ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ये है Na2SO4 एक्वस, BaCl2 एक्वस, और BaSO4 और 2NaCl बनता है। वो कैसे? अब मान लो इसको भी देखो, हम ऐसे देख लेते हैं, A B C D, तो क्या बनेगा, ये ए को उठाकर कहां रखेंगे हम, इधर देख लो फिर से देखो, ए को उठाकर हम कहां रखेंगे, ए को उठाकर रखेंगे हम सी की जगह पे, ए को उठाकर रखेंगे हम सी की जगह पे, ठीक है। ए को उठाकर रखेंगे हम सी की जगह पे, और सी को उठाकर रखेंगे ए की जगह पे। तो जब ए को उठाया, Na2 किसके साथ रख गया, Na2Cl2 की जगह, तब ये दोनों क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। और जब ये सी को उठाया इधर, जब सी को उठाया इधर, तो क्या बन जाएगा, एक ही जगह पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? अब क्या है देखो, इसमें क्या होता है, दो कलरलेस सॉल्यूशन, दो क्या यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन है। जब ये कलरलेस सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट को, इस सोडियम सल्फेट को जो कलरलेस है हमारा, हाँ जो हमारा कलरलेस है, ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है। जब ये कलरलेस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट को हम क्या करेंगे, बैरियम क्लोराइड में हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो क्या यहां पे बनेगा, ये हमारा बनेगा बैरियम सल्फेट बनेगा हमारा, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? अब देख लेते हैं कैसे। टेक Na2SO4 सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, Na2SO4 ये रहा Na2SO4, Na2SO, ये रहा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन हमने ले लिया भैया। ऐड BaCl2 सॉल्यूशन टू इट और शेक इट बिफोर एंड शेक इट ऑब्जर्व। यहाँ पे क्या हुआ, BaCl2 में हमने क्या काम कर दिया, सॉल्यूशन में हमने इसको ऐड कर दिया। ये बेरियम क्लोराइड है जो हमारा, ये है ना बेरियम क्लोराइड में हमने क्या कर दिया, जो कलरलेस सॉल्यूशन था, ये हमारे कलरलेस सॉल्यूशन में हमने सोडियम सल्फेट को हमने इंसर्ट किया है। तो उससे क्या क्या चीज पता लगी, व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म, द प्रेसिपिटेट इज बेरियम सल्फेट, जो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा BaSO4 में क्या बनेगा, PPT प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको दिखाया ABCD, ए की जगह आपका सी ले लेगा, सी की जगह आपकी ए की जगह सी ले लेगा, सी की जगह क्या ले लेगा, ए ले लेगा। तो ये आपको पता लग गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ये रिएक्शन। ऑल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन टेक प्लेस, प्रेसिपिटेट बन गया। जब दो कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे, जब दो कलरलेस सॉल्यूशन आप मिला रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट क्या है जो आपका प्रेसिपिटेट है। ऑल्सो प्रेसिपिटेट रिएक्शन टेक प्लेसेस, जो प्रेसिपिटेट कौन सा है, बैरियम सल्फेट, ठीक है बैरियम सल्फेट। वो कौन से कलर का होगा, ये होगा आपका व्हाइट PPT, ये क्या होगा आपका
व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो क्या होगा आपका यहाँ पे लिखा भी होगा व्हाइट पीपीटी, दिखा है कि नहीं, वो इनसॉल्युबल, ये देखो व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेस में आयंस का एक्सचेंज होगा। ए बी सी डी करके लिखना, आप ऐसे करके ए बी सी डी करके लिखना, ए को आप सी की जगह देना, सी को आप ए की जगह दे देना, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका सी बी और प्लस में क्या बनेगा आपकी ए डी, ए डी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या था, दो कलरलेस सॉल्यूशन थे, किस किस के, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन जो कलरलेस है ये ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड के दो सॉल्यूशन वो थे कलरफुल, वो कलरलेस थे। कलरलेस को जब एक में इंसर्ट किया तो नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, वो क्या होता है बेरियम सल्फेट का, वो क्या होता है बेरियम सल्फेट का। यहाँ पे बेरियम सल्फेट लिखा है, देखो बेरियम सल्फेट बना, जो किस कलर का है, बेरियम सल्फेट जो बना है BaSO4, BaSO4 कौन से कलर का है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और साथ में इसमें आयन जो एक्सचेंज होंगे वो कौन से होंगे, NaCl, वो कौन से होंगे, NaCl। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, उसको फिर बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, लिख लिया, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सिंपल सी बात है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पे लूज करेगा क्या, ऑक्सीजन, या द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन या तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या लूज होना किसका, ऑक्सीजन का, वो क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना। हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का गेन होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन है, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन माना जाता है, या हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या माना जाता है, वो रिडक्शन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है Mg, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हुए हैं तो 2+ आ गया साइन, जब रिलीज हुआ है तो 2+ आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लूज हुए हैं, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, देख लेना। अब क्या इजी ट्रिक टू रिमेंबर, ये क्या है, OILRIG, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सी बात समझ में आई आपको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब सिर्फ इतना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, या हाइड्रोजन का भी लॉस होता है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन में। इतनी सी बात क्लियर है। अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका देखो, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन चला गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन का ये हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों भैया, मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का भी निकलना। ठीक है, अब इसी का अपोजिट रिडक्शन में, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, लूज, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का भी ऐड होना। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब मान लो जैसे मैंने बोला कि Zn से O निकल गया तो ये आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और अगर C में अगर ऐड हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ऐसे याद रखो, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीड जब रिडक्शन होगा तो वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पेपर में पूछा जाता है, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर में पूछा जाता है, इसी के लिए मैं बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन होगा तो वो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है। ठीक है, ये आपका आ गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का निकलना,
इसमें ये होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। टेबल बना लो जल्दी से, बना ली, गुड। इसको भी जल्दी देख लो आप। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, बहुत इजी, ज्यादा कुछ नहीं है, अब हो गया चैप्टर लगभग। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर मींस कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एयर फॉर्म्स ऑफ और कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन ऑफ अ कॉपर मींस कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो एयर में ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर जाए किसके साथ, कॉपर के साथ, तो क्या बनेगा आपका CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर मींस कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड फॉर्म्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी तो आपको क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये कॉपर आपकी होगी ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की, और बनेगा क्या, ब्लैक कलर का। ये आपकी क्या है, ये व्हाइट गॉज है। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं व्हाइट गॉज। ठीक है, इस पे क्या है, ये चाइना, ये प्लेट रखी है, आप एक बाउल रखा है, उसमें क्या है, पाउडर है ब्राउन कलर का। जब वो इसमें जो एयर में क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब वो हीट होगा, इसमें हीट होगा बर्नर से, तो क्या देखोगे आप, ये जो पाउडर है ये किस कलर का हो जाएगा, ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर में क्या होगा कि कॉपर को जब भी आप ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन, द शाइनी रेडिश ब्राउन कॉपर टर्न्स ब्लैक ऑन हीटिंग, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, हेंस ऑक्सीडेशन हैज टेकन प्लेस। CuO को जब, अच्छा एक चीज और, जब CuO ब्लैक कलर का बन गया, जब उसको आप हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में हीट करोगे तब क्या बनेगा आपका, रेडिश ब्राउन, वो वापस रिवर्स हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। इस एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर में क्या था, कॉपर को जब आप ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जब हम कॉपर ऑक्साइड को, CuO को जब भी आप हीट दोगे किसकी रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में, तब वो आपको किस में वो मिल जाएगा, कॉपर में मिलेगा, और हाइड्रोजन वाटर में मिल जाएगा, वो H2O में मिल जाएगा। और किस में बन जाएगा वो, कॉपर ऑक्साइड को जब ब्लैक कलर को आप हीट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा आपको, कॉपर मिलेगा और वाटर मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, पक्का? जल्दी लिखो जल्दी। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है स्लो प्रोसेस इन विच मेटल्स ईटन अप और डैमेज बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल प्रेजेंट इन अराउंड देम। इसमें क्या होगा कि आपका जो भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल हमारी डैमेज हो जाएगी, किसकी वजह से, एयर, मॉइस्चर और केमिकल प्रेजेंस की वजह से। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दे रखा है आपको, टार्निशिंग ऑफ वो सिल्वर दे रखा है, इसकी आपकी प्रिवेंशन भी दे रखी है साइड में। ये बहुत इजी चीज है, ये आपको पक्का पता भी होगा कि जब भी कोई एक ऐसी स्लो प्रोसेस है जो मेटल किसकी रिस्पेक्ट में आके डैमेज हो जाएगा, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स की रिस्पेक्ट में आके जब वो डैमेज होने लग जाए, क्या, मेटल, उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या होता है, प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप और डैमेज बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल प्रेजेंट अराउंड देम। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो मेटल होगा वो खराब होने लग जाता है। उसकी प्रिवेंशन भी बता रखी है मैंने, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब भी बता रखा है आपको। दोनों देख लेना, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आपको समझ में पक्का आ जाना है। ठीक है, चलिए लिख लो। तो ये है आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है रेनिसिडिटी। When process containing oil, when food containing oil or fat like ghee, butter, chips smells bad, taste bitter, it is called rancid and the process is called rancidity। इतनी सी बात क्लियर है? तो बहुत इजी टॉपिक है यार, आपको पता ही होगा, मुझे पता है। इसकी प्रिवेंशन भी देख लेना। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो आज मैं ये वाला चैप्टर आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी थी, कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं, उनके क्या क्या रिएक्शन थे, क्या क्या चीजें बनी, किस किस चीजों से बनी है, वो वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। मैं आशा करता हूँ ये वाला चैप्टर आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करें, देखें, पूरी देखना। ये वीडियो बहुत मजेदार बनाई है, जल्दी से जल्दी मैंने ट्राई किया है, चीजें बहुत जल्दी समझ में आया आपको। और ट्राई करो इस चैप्टर को एक ही वन गो में आप कंप्लीट करने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना जरूर जरूर दबाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मैं लेकर आऊंगा एक नई चीज, एक नया प्रोसेस, एक ऐसी नई थिंकिंग के साथ, और नई चैप्टर आगे जरूर आने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून रहो और ध्यान रखना अपना हेल्थ का, और सब लोग हेल्दी खाओ, रिस्पेक्ट करो और पढ़ो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।